सोचिए, आपके सामने दो लोग खड़े हैं। पहला इंसान शेयर बाजार में पैसा लगाता है, लेकिन बिना ज्यादा सोचे। वह दूसरों को देखकर ट्रेड करता है, खबरों पर भरोसा करता है और जल्दी अमीर बनने के सपने में जीता है। लेकिन कुछ समय बाद या तो उसका पैसा डूब जाता है या फिर वह वही गलतियां दोहराकर और भी ज्यादा नुकसान झेलता है। दूसरा इंसान भी निवेश करता है, लेकिन समझदारी से। वह किसी स्टॉक को खरीदने से पहले अच्छे से रिसर्च करता है, उतावलापन नहीं दिखाता और भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय खुद की सोच पर भरोसा करता है। कुछ सालों बाद उसकी संपत्ति उन लोगों से 10 गुना ज्यादा होती है जो बस शॉर्टकट ढूंढ रहे थे। अब आप किसके जैसा बनना चाहेंगे? पहले इंसान जैसा जो बस अंदाजे से निवेश कर रहा है, या दूसरे इंसान जैसा जो सही तरीके से निवेश करना सीख चुका है? अब एक बहुत जरूरी बात समझिए। दुनिया के सबसे सफल निवेशक वॉरेन बफेट ने जब पहली बार इन्वेस्टिंग शुरू की तो उन्होंने कोई महंगा कोर्स नहीं किया, किसी एक्सपर्ट से राय नहीं ली। उन्होंने सिर्फ एक किताब पढ़ी, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। यह वही किताब है जिसे वॉरेन बफेट ने अपनी जिंदगी की सबसे जरूरी किताब कहा है। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया, अगर आपको सिर्फ एक किताब चुननी हो जिसने आपकी सोच बदल दी तो वो कौन सी होगी? उनका जवाब था, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्रेहम। इट टॉट मी हाउ टू थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग, हाउ टू कंट्रोल माई इमोशंस एंड हाउ टू मेक रैशनल डिसीजंस। यानी इस किताब ने मुझे सिखाया कि निवेश के बारे में सही तरीके से कैसे सोचा जाता है, अपनी भावनाओं को कैसे काबू में रखा जाता है और समझदारी से फैसले कैसे लिए जाते हैं। अब सोचिए, अगर यह किताब दुनिया के सबसे अमीर निवेशक की सोच बदल सकती है तो यह आपकी फाइनेंशियल लाइफ को भी पूरी तरह बदल सकती है। इसी वजह से इसे निवेश की बाइबल कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर लोग शेयर बाजार में पैसा क्यों गंवाते हैं? क्योंकि वे भीड़ के साथ चलने लगते हैं और अपनी खुद की रिसर्च नहीं करते। एक दिलचस्प एक्सपेरिमेंट पर गौर कीजिए, द सोलोमन एश कन्फॉर्मिटी एक्सपेरिमेंट। 1950 में एक ऐसा प्रयोग हुआ जिसने इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी उजागर कर दी। इस प्रयोग में कुछ लोगों को एक कमरे में बैठाया गया और उन्हें अलग अलग लंबाई की रेखाएं दिखाई गईं। उनसे पूछा गया कि कौन सी रेखा सबसे लंबी है। लेकिन यहां ट्विस्ट यह था कि कमरे में बैठे ज्यादातर लोग पहले से ही इस प्रयोग का हिस्सा थे और जानबूझकर गलत जवाब दे रहे थे। अब असली प्रतिभागियों ने जब दूसरों को गलत जवाब देते हुए देखा तो उनमें से कई लोगों ने भी अपनी सही राय बदल दी और भीड़ की नकल करने लगे। यानी वे अपनी आंखों से सही चीज देखकर भी दूसरों की बात मानने लगे। अब इस प्रयोग का निवेश से क्या संबंध है? शेयर बाजार में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब लोग देखते हैं कि कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है तो वे भी बिना सोचे समझे उसमें पैसा लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं वे कोई बड़ा मौका न गंवा दें। इसे कहते हैं हर्ड मेंटालिटी, यानी भीड़ की मानसिकता। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग शेयर बाजार में पैसा गंवाते हैं। अब एक और जबरदस्त एक्सपेरिमेंट सुनिए, द मंकी स्टॉक एक्सपेरिमेंट। साल 2003 में कुछ वैज्ञानिकों ने एक मजेदार प्रयोग किया। उन्होंने 100 बंदरों को एक कीबोर्ड दिया और उन्हें बटन दबाने दिया। इससे एक पूरी तरह रैंडम स्टॉक पोर्टफोलियो बन गया। अब वैज्ञानिकों ने इस पोर्टफोलियो की तुलना पेशेवर निवेशकों के पोर्टफोलियो से की। परिणाम, बंदरों का पोर्टफोलियो कई पेशेवर निवेशकों से बेहतर प्रदर्शन कर रहा था। इसका मतलब शेयर बाजार में लोग अक्सर बिना सोचे समझे भीड़ की देखा-देखी निवेश करते हैं और अपनी भावनाओं के हिसाब से फैसले लेते हैं। यही कारण है कि ज्यादातर लोग पैसे गंवाते हैं। बेंजामिन ग्रेहम हमें सिखाते हैं कि अगर आप असली सफलता चाहते हैं तो आपको स्टॉक्स को बिजनेस की तरह देखना होगा, न कि किसी जुए की तरह। अब सवाल यह है, क्या आप भी एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो समरी हब पर इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुनें, क्योंकि आज हम इस महान किताब के सबसे जरूरी सबक सीखने जा रहे हैं, जो आपके इन्वेस्टमेंट को 10 गुना बढ़ा सकते हैं, आपको आर्थिक आजादी दिला सकते हैं और आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। अभी आपका माइंडसेट कैसा भी हो, अगर आप इस पूरी ऑडियो बुक को ध्यान से सुनते हैं तो यह आपके सोचने का तरीका बदल देगी। क्योंकि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कोई आम किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो आपको हमेशा सही निवेश करना सिखाएगा। तो आइए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, निवेश बनाम सट्टा। एक बुद्धिमान निवेशक को क्या परिणाम मिलने चाहिए, यानी इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन।
Results to be expected by the intelligent investor. अगर आप वाकई अपनी फाइनेंशियल लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी होगी वो है इन्वेस्टमेंट और स्पेक्यूलेशन के बीच का फर्क। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर ये नहीं जानते कि वो असल में इन्वेस्टर हैं या स्पेक्यूलेटर। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। इन्वेस्टर और स्पेक्यूलेटर के बीच का सबसे बड़ा फर्क माइंडसेट का होता है। इन्वेस्टर एक स्ट्रेटेजी के साथ चलता है, डिसिप्लिन मेंटेन करता है और लॉन्ग टर्म सोचता है, जबकि स्पेक्यूलेटर सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के पीछे भागता है, रूमर्स पर भरोसा करता है और बिना सोचे समझे पैसा लगाता है। अगर आप बिना सोचे समझे किसी स्टॉक में पैसा डाल रहे हैं तो आप स्पेकुलेशन कर रहे हैं, ना कि इन्वेस्टमेंट। और ये डेंजरस हो सकता है क्योंकि स्पेकुलेशन आपको एक बार लकी बना सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। इसीलिए बेंजामिन ग्रेहम कहते हैं कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आप जो कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट है या स्पेकुलेशन। और इसके लिए एक सिंपल रूल याद रखिए। अगर आप किसी एसेट को इस उम्मीद में खरीद रहे हैं कि उसकी वैल्यू लॉन्ग टर्म में बढ़ेगी क्योंकि वो फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ इस उम्मीद में खरीद रहे हैं कि अगले हफ्ते या महीने में प्राइस बढ़ जाएगा और आप उसे बेचकर प्रॉफिट कमा लेंगे, तो आप स्पेकुलेशन कर रहे हैं। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि फिर हमें करना क्या चाहिए। हमें हमेशा इन्वेस्टमेंट पर फोकस करना चाहिए, लेकिन सिर्फ इतना कह देना काफी नहीं है। असली सवाल यह है कि कैसे हम एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सकते हैं जो स्पेकुलेशन से बचकर सही डिसीजंस ले। इसके लिए बेंजामिन ग्रेहम हमें 3 पावरफुल प्रिंसिपल्स देते हैं जो हर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को फॉलो करने चाहिए। पहला प्रिंसिपल, इन्वेस्टिंग का मतलब रिस्क लेना नहीं होता, बल्कि रिस्क को समझना और मैनेज करना होता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है जहां या तो आप पैसा बना सकते हैं या सब कुछ खो सकते हैं, लेकिन ये सोच गलत है। अगर आप बिना रिसर्च के किसी भी स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर एनालिसिस करके कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ देखकर इन्वेस्ट करते हैं तो आप रिस्क को मैनेज कर रहे हैं, और यही असली इन्वेस्टिंग होती है। दूसरा प्रिंसिपल, इमोशन को कंट्रोल करना सीखिए। ग्रेहम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी मिस्टेक लोग तब करते हैं जब वो अपने इमोशंस के कंट्रोल में आ जाते हैं। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो लोग ग्रीड में आकर ओवर इन्वेस्ट कर देते हैं, और जब मार्केट नीचे गिरता है तो पैनिक में आकर सेल कर देते हैं। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को मार्केट की अप्स एंड डाउन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपॉर्चुनिटीज की तरह देखना चाहिए। जब मार्केट नीचे हो तो अच्छे स्टॉक्स सस्ते मिलते हैं, और यही असली इन्वेस्टर्स के लिए मौका होता है। तीसरा प्रिंसिपल, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का इस्तेमाल करो। यह सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को समझना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको हमेशा ऐसे स्टॉक्स या एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो उनकी असली वैल्यू से कम प्राइस पर मिल रहे हों। यानी अगर किसी कंपनी की फेयर वैल्यू 100 रुपए है तो आपको उसे 70 से 80 रुपए के आसपास खरीदना चाहिए, ना कि 110 से 120 रुपए पर। इस तरह इवन इफ मार्केट क्रैश होता है, आपका नुकसान कम से कम रहेगा। यही कॉन्सेप्ट वॉरेन बफेट भी फॉलो करते हैं, बाय स्टॉक्स एट अ डिस्काउंट, नॉट एट अ प्रीमियम। अब सवाल आता है कि प्रैक्टिकली ये सब कैसे अप्लाई करें। सबसे पहले, जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सोचें तो खुद से ये 3 सवाल पूछें। नंबर 1, क्या मैं इस कंपनी के बारे में पूरी रिसर्च कर चुका हूं? नंबर 2, क्या इसकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग है? नंबर 3, क्या ये स्टॉक अपनी असली वैल्यू से कम प्राइस पर मिल रहा है? अगर इन 3 सवालों का जवाब हाँ है तो आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, अगर नहीं तो आप सिर्फ स्पेकुलेशन कर रहे हैं। एक और प्रैक्टिकल टिप, मार्केट नॉइज से बचिए। बहुत सारे लोग न्यूज, एक्सपर्ट्स और रूमर्स के चक्कर में फंस जाते हैं और बिना सोचे समझे स्टॉक्स खरीद लेते हैं। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स ऐसा नहीं करते। वो खुद रिसर्च करते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स को पढ़ते हैं और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाते हैं। स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शंस करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप सही स्टॉक्स को सही प्राइस पर खरीदते हैं तो आप हमेशा फायदा ही कमाएंगे। बेंजामिन ग्रेहम की सबसे बड़ी टीचिंग यही है, इन्वेस्टिंग का असली मतलब पैसे को ग्रो करना नहीं, बल्कि उसे इंटेलिजेंटली प्रोटेक्ट करना है। और अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आप न सिर्फ एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं, बल्कि अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर को भी सिक्योर कर सकते हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं या सिर्फ स्पेकुलेशन के पीछे भाग रहे हैं?
अगर आप सच में अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आज से ही इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग सीखना शुरू करिए। मार्केट में हर दिन नए अपॉर्चुनिटीज आती हैं, बस आपको उन्हें पहचानना आना चाहिए। याद रखिए, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने का पहला कदम यही है कि आप अपनी सोच को बदलें। जो लोग मार्केट को सिर्फ एक पैसा कमाने की जगह मानते हैं वो लंबे समय तक टिक नहीं पाते, लेकिन जो इसे एक स्किल की तरह सीखते हैं वो फाइनेंशियल सक्सेस को अचीव करते हैं। अध्याय 2, निवेशक और मुद्रास्फीति यानी द इन्वेस्टर एंड इन्फ्लेशन। जब भी हम पैसे की बात करते हैं तो एक चीज जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं वो है मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन। अगर आप इन्फ्लेशन को समझे बिना निवेश कर रहे हैं तो आप बिना पतवार की नाव चला रहे हैं। पैसे को बढ़ाना एक चीज है, लेकिन पैसे की असली वैल्यू को बनाए रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। बेंजामिन ग्रेहम कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए खुश हो रहा है कि उसका बैंक अकाउंट पहले से ज्यादा मोटा हो गया है, लेकिन वो ये नहीं देख रहा कि उसकी खरीदने की ताकत यानी परचेसिंग पावर कितनी घटी है, तो वो असली वेल्थ क्रिएशन को नहीं समझ रहा। अब सवाल ये आता है कि इन्फ्लेशन असल में है क्या और एक निवेशक को इससे कैसे बचना चाहिए। इन्फ्लेशन को सिंपल भाषा में समझें तो आज जो चीज आपको 100 रुपए में मिल रही है वही चीज 10 साल बाद 200 रुपए या उससे भी ज्यादा की हो सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने आज के 100 रुपए को सिर्फ बैंक में रखा और उस पर 4-5% की इंटरेस्ट रेट मिली, 10 साल बाद वही राशि 200 रुपए या उससे भी ज्यादा की हो सकती है। लेकिन इन्फ्लेशन 7 से 8% था, तो असल में आपका पैसा बढ़ने की बजाय घट गया। यानी बैंक में पैसे रखने से आपको सिर्फ एक संख्या में बढ़ोतरी दिखती है, लेकिन उसकी खरीदने की शक्ति घटती जाती है। बेंजामिन ग्रेहम का कहना है कि एक बुद्धिमान निवेशक को इस सच्चाई को समझना होगा कि कैश को आइडल रखना सबसे बड़ा नुकसान है। पैसा स्टैग्नेंट नहीं रह सकता, या तो वो बढ़ेगा या फिर इन्फ्लेशन उसे धीरे धीरे खा जाएगा। इसीलिए इन्फ्लेशन को हराने के लिए आपको सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अपनानी होगी। अब सवाल यह है कि इन्फ्लेशन से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। पहला तरीका, स्टॉक्स में निवेश करना। बहुत से लोग ये मानते हैं कि स्टॉक्स रिस्क भरे होते हैं, लेकिन असलियत में अगर आप सही स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो यही आपके पैसे को इन्फ्लेशन से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो ज्यादातर कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के दाम बढ़ा देती हैं। इसका सीधा असर उनके रेवेन्यू और प्रॉफिट्स पर पड़ता है, और जब कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ता है तो उनके स्टॉक्स की कीमत भी बढ़ती है। यानी अगर आपने फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज में इन्वेस्ट किया है तो आपकी वेल्थ भी इन्फ्लेशन के साथ साथ बढ़ती जाएगी। दूसरा तरीका, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। बेंजामिन ग्राहम हमेशा हाई क्वालिटी डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में निवेश करने की सलाह देते हैं। ऐसे स्टॉक्स न सिर्फ ग्रो करते हैं बल्कि आपको रेगुलर कैश फ्लो भी देते हैं। जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो ये कंपनियां अपने डिविडेंड्स को भी एडजस्ट कर सकती हैं, जिससे आपकी इनकम भी बढ़ती रहती है। तीसरा तरीका, बॉन्ड्स में स्मार्ट तरीके से निवेश करना। अब यहाँ एक गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो ये कि वो बिना सोचे समझे फिक्स्ड डिपॉजिट्स और ट्रेडिशनल बॉन्ड्स में सारा पैसा डाल देते हैं। लेकिन आपको समझना होगा कि फिक्स्ड रिटर्न देने वाले इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करने से इन्फ्लेशन आपको धीरे धीरे खा जाएगा। हाँ, अगर आप बॉन्ड्स को वाइजली चूज करते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड बॉन्ड्स या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो हायर रिटर्न्स देते हैं, तो आप अपनी वेल्थ को ज्यादा इफेक्टिवली ग्रो कर सकते हैं। चौथा तरीका, रियल एसेट्स में निवेश करना। स्टॉक्स और बॉन्ड्स के अलावा रियल एसेट्स जैसे कि रियल एस्टेट, गोल्ड और कमोडिटीज में इन्वेस्ट करना भी इन्फ्लेशन से बचने का एक तरीका हो सकता है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो प्रॉपर्टी की कीमतें भी आमतौर पर बढ़ती हैं। गोल्ड भी एक ऐसी एसेट है जो लंबे समय तक इन्फ्लेशन को बीट करता आया है, लेकिन इन एसेट्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको सही रिसर्च करनी होगी, क्योंकि इनका सही समय पर खरीदा और बेचना बहुत जरूरी होता है। अब सवाल ये उठता है कि एक आम निवेशक के लिए सबसे सही अप्रोच क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर एसेट क्लास में पैसा डालना है, बल्कि आपको अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से सही एसेट्स को चुनना होगा। बेंजामिन ग्रेहम कहते हैं कि इन्फ्लेशन को हराने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाएं, जिसमें स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, डिविडेंड पेइंग कंपनीज और कुछ इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड एसेट्स हों। दूसरी चीज, इमोशनल इन्वेस्टिंग से बचिए।
जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो मार्केट में पैनिक फैलता है। कुछ लोग जल्दबाजी में स्टॉक्स बेचने लगते हैं, तो कुछ लोग बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करने लगते हैं। एक बुद्धिमान निवेशक को हमेशा धैर्य रखना चाहिए और लॉजिकली सोचना चाहिए। तीसरी चीज, कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग को अपनाइए। बहुत से लोग मार्केट के कंडीशंस को देखकर इन्वेस्ट करते हैं। जब मार्केट ऊपर होता है तो खरीदते हैं और जब नीचे आता है तो डर कर बेच देते हैं। लेकिन असली बुद्धिमान निवेशक मार्केट कंडीशंस को इग्नोर करते हैं और अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। आपको अपने पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम रिव्यू करना चाहिए, लेकिन बिना सोचे समझे रिएक्शन नहीं देने चाहिए। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, फाइनेंशियल एजुकेशन को कभी बंद मत करिए। बेंजामिन ग्रेहम का सबसे बड़ा लेसन यही है कि एक बुद्धिमान निवेशक वही होता है जो लगातार सीखता रहता है। अगर आप सिर्फ मार्केट के ट्रेंड्स को देखकर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कभी भी लॉन्ग टर्म में सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल नॉलेज को डेवलप करते हैं, कंपनीज की बैलेंस शीट्स को पढ़ना सीखते हैं और इन्वेस्टमेंट की साइकोलॉजी को समझते हैं, तो आप इन्फ्लेशन को हराकर अपनी वेल्थ को सस्टेनेबली ग्रो कर सकते हैं। तो अब सवाल यह है, क्या आप इन्फ्लेशन को हराने के लिए तैयार हैं, या फिर आप भी बाकी लोगों की तरह सिर्फ अपनी सेविंग को आइडल रखकर धीरे धीरे अपनी वेल्थ को खोते रहेंगे? एक बुद्धिमान निवेशक हमेशा सोचता है कि आज के रुपए 100 कल के रुपए 200 कैसे बनेंगे, न कि सिर्फ रुपये 100 को बचाने में ही लगा रहता है। यही माइंडसेट आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की असली चाबी है। अध्याय 3, एक सदी का शेयर बाजार इतिहास। 1762 की शुरुआत में शेयर कीमतों का स्तर, यानी अ सेंचुरी ऑफ स्टॉक मार्केट हिस्ट्री, द लेवल ऑफ स्टॉक प्राइसेस इन अर्ली 19th। अगर आप शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं तो एक सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है इतिहास को नजरअंदाज करना। उन्हें लगता है कि आज जो हो रहा है वही सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन बेंजामिन ग्राहम हमें सिखाते हैं कि अगर आप भविष्य में सही निवेश करना चाहते हैं तो आपको अतीत से सीखना होगा। अब सवाल उठता है, क्या इतिहास वाकई इतना जरूरी है? क्या शेयर बाजार का पुराना डेटा हमें कुछ सिखा सकता है? जवाब है हाँ, और बहुत कुछ। बेंजामिन ग्राहम ने 1972 के शेयर बाजार के स्तर का विश्लेषण किया और पाया कि बाजार में इरेशनैलिटी, यानी तर्कहीनता, हमेशा रही है। कभी बाजार बहुत ऊंचा चला जाता है जहां लोग बिना सोचे समझे निवेश करते हैं, और कभी यह इतना नीचे गिर जाता है कि लोग डर कर सब कुछ बेच देते हैं। लेकिन असली बुद्धिमान निवेशक वही होता है जो इस उतार चढ़ाव के चक्कर में नहीं पड़ता, बल्कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर ध्यान देता है। अब जब हम एक सदी के शेयर बाजार का इतिहास देखते हैं तो हमें कुछ पैटर्न्स दिखते हैं। पहला पैटर्न, बाजार हमेशा चक्रों में चलता है। अगर आप 1900 से 1972 तक के अमेरिकी शेयर बाजार को देखें तो आपको पता चलेगा कि बाजार हमेशा एक बूम और बस्ट के साइकिल में चलता रहा है। यानी पहले एक टाइम ऐसा आता है जब मार्केट तेजी से ऊपर जाता है, लोग एक्साइटेड होकर बिना सोचे समझे खरीदारी करते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है जब मार्केट क्रैश होता है और पैनिक में लोग सब कुछ बेच देते हैं। लेकिन जो लोग सही कंपनी इसमें लॉन्ग टर्म के लिए टिके रहते हैं वही असली अमीर बनते हैं। यही पैटर्न आज भी है और हमेशा रहेगा। इसलिए अगर आप सोचते हैं कि आज मार्केट बहुत हाई है या बहुत लो है, तो आपको हिस्ट्री को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि ये साइकिल हमेशा रिपीट होते हैं। दूसरा पैटर्न, ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन का खेल। बेंजामिन ग्रेहम बताते हैं कि हर दौर में ऐसा होता है कि कुछ स्टॉक्स अपनी असली वैल्यू से बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं और कुछ अपनी असली वैल्यू से बहुत सस्ते मिलते हैं। 1972 में भी ऐसा ही हुआ था। जो लोग सिर्फ मार्केट ट्रेंड को देखकर इन्वेस्टमेंट करते थे, उन्होंने बहुत हाई प्राइस पर स्टॉक्स खरीद लिए और बाद में नुकसान उठाया। लेकिन जो बुद्धिमान निवेशक थे, उन्होंने अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को खोजा जो सस्ते थे लेकिन असली पोटेंशियल रखते थे, और धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट की। यही लेसन आज भी वैलिड है। अगर आप सिर्फ इस बेसिस पर स्टॉक खरीदते हैं कि वो अभी बहुत पॉपुलर है या उसकी कीमत लगातार बढ़ रही है, तो आप भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन अगर आप कंपनीज की असली वैल्यू को एनालाइज करके इन्वेस्ट करते हैं तो आप स्मार्ट इन्वेस्टर हैं। तीसरा पैटर्न, पेशेंट और डिसिप्लिन सबसे बड़ा हथियार है। शेयर बाजार में अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है धैर्य। बहुत से लोग शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली विनर्स वो होते हैं जो डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते हैं और लंबा इंतजार करते हैं। 1962 तक के मार्केट हिस्ट्री को देखकर
बेंजामिन ग्रेहम ने पाया कि जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने मार्केट के छोटे फ्लक्चुएशंस की चिंता नहीं की, बल्कि बड़ी तस्वीर को समझा और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट की। अब सवाल यह आता है कि आप इस इंफॉर्मेशन को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। सबसे पहले मार्केट साइकिल्स को समझें। अगर मार्केट अभी हाई है तो पैनिक में आकर इन्वेस्ट मत कीजिए, और अगर मार्केट लो है तो डर कर अपने इन्वेस्टमेंट्स को मत बेचिए। बुद्धिमान निवेशक वही होता है जो मार्केट के चक्रों को समझकर सही समय पर सही फैसले लेता है। दूसरी चीज, कभी भी भीड़ के पीछे मत भागिए। अगर किसी स्टॉक की कीमत बहुत तेजी से बढ़ रही है तो सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट मत कीजिए कि बाकी सब कर रहे हैं। पहले उसकी असली वैल्यू को समझिए। प्राइस क्या है ये मत देखिए, वैल्यू क्या है ये देखिए। तीसरी चीज, पेशेंस रखिए और लॉन्ग टर्म सोचिए। अगर आप एक दिन में अमीर बनने की सोच रहे हैं तो शेयर बाजार आपके लिए सही जगह नहीं है। लेकिन अगर आप 10 से 20 साल तक डिसिप्लिन तरीके से निवेश कर सकते हैं तो यही बाजार आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकता है। बेंजामिन ग्रेहम हमें यही सिखाते हैं कि शेयर बाजार सिर्फ उन्हीं लोगों को फायदा देता है जो इसे एक बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं, ना कि एक जुए की तरह। और जब तक आप इस माइंडसेट को अपनाएंगे, आप हमेशा सही फाइनेंशियल डिसीजंस लेंगे। अध्याय 4, सामान्य पोर्टफोलियो नीति, एक रक्षात्मक निवेशक यानी जनरल पोर्टफोलियो पॉलिसी। द डिफेंसिव इन्वेस्टर। हर निवेशक का एक अलग स्वभाव और लक्ष्य होता है। कुछ लोग हाई रिस्क लेकर ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी पूंजी को सुरक्षित रखते हुए स्टेडी रिटर्न्स चाहते हैं। बेंजामिन ग्रेहम हमें बताते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप किस तरह के निवेशक हैं, एक आक्रामक यानी एग्रेसिव या एक रक्षात्मक यानी डिफेंसिव निवेशक। अब रक्षात्मक निवेशक यानी डिफेंसिव इन्वेस्टर कौन होता है? यह वह व्यक्ति है जो अपने पैसे को कम रिस्क में बिना ज्यादा स्पेकुलेशन के स्टेडी और सुरक्षित तरीके से बढ़ाना चाहता है। वह शॉर्ट टर्म मार्केट ट्रेंड्स के पीछे भागने के बजाय एक ऐसी पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी अपनाता है जिससे उसे लॉन्ग टर्म में संतुलित और स्थिर लाभ मिले। अब सवाल आता है कि अगर आप एक डिफेंसिव इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। बेंजामिन ग्रेहम ने एक सिंपल लेकिन पावरफुल पोर्टफोलियो पॉलिसी बताई है जिसे हर डिफेंसिव इन्वेस्टर को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला नियम, अपने पोर्टफोलियो को 2 हिस्सों में बांटें। ग्राहम का मानना है कि एक रक्षात्मक निवेशक को अपना पैसा 2 एसेट क्लासेस में डिवाइड करना चाहिए, एक हिस्सा बॉन्ड्स में और दूसरा हिस्सा स्टॉक्स में। बॉन्ड्स आपके इन्वेस्टमेंट का सुरक्षित हिस्सा होते हैं जो आपको स्टेडी इनकम देते हैं और मार्केट क्रैशेस के दौरान आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। स्टॉक्स आपको ग्रोथ पोटेंशियल देते हैं जिससे आपकी वेल्थ लॉन्ग टर्म में तेजी से बढ़ सकती है। अब कितने प्रतिशत पैसा बॉन्ड्स में और कितने प्रतिशत स्टॉक्स में होना चाहिए? ग्रेहम कहते हैं कि यह आपकी रिस्क टॉलरेंस पर निर्भर करता है, लेकिन एक अच्छा संतुलन 50-50 या 75-25 का हो सकता है। अगर आप ज्यादा सेफ्टी चाहते हैं तो आप 75% पैसा बॉन्ड्स में और 25% स्टॉक्स में रख सकते हैं, और अगर आप थोड़ा ज्यादा ग्रोथ चाहते हैं तो 50-50 का रेशियो सही रहेगा। दूसरा नियम, हाई क्वालिटी स्टॉक्स और बॉन्ड्स में निवेश करें। डिफेंसिव इन्वेस्टर का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है रिस्क को कम करना और स्टेबिलिटी को बढ़ाना। इसलिए ग्रेहम सलाह देते हैं कि आपको सिर्फ उन कंपनियों में निवेश करना चाहिए जो वित्तीय रूप से मजबूत हैं, जिनका लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है और जो निरंतर डिविडेंड देती हैं। स्टॉक्स चुनते समय ध्यान रखें कि कंपनी का बिजनेस स्टेबल हो, उसकी अर्निंग्स प्रिडिक्टेबल हों और उसका डेट बहुत ज्यादा ना हो। बॉन्ड्स चुनते समय गवर्नमेंट बॉन्ड्स या हाई रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को प्राथमिकता दें क्योंकि ये ज्यादा सुरक्षित होते हैं। तीसरा नियम, अपने पोर्टफोलियो को बार बार ट्रेड करने से बचें। ग्रेहम ने एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ा। अच्छे निवेशक वो नहीं होते जो हर रोज स्टॉक्स खरीदते और बेचते हैं, बल्कि वो होते हैं जो पेशेंटली अपने इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करते हैं। अगर आप हर छोटी प्राइस मूवमेंट पर रिएक्ट करने लगेंगे तो आप न सिर्फ अननेसेसरी रिस्क लेंगे, बल्कि ट्रेडिंग फीस और इमोशनल स्ट्रेस भी बढ़ जाएगा। एक डिफेंसिव इन्वेस्टर को सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर ध्यान देना चाहिए और अननेसेसरी ट्रेडिंग से बचना चाहिए। चौथा नियम, मार्केट के हाइप से बचें। शेयर बाजार में कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब कुछ स्टॉक्स या एसेट्स अचानक से बहुत पॉपुलर हो जाते हैं और हर कोई उनमें इन्वेस्ट करने लगता है।
लेकिन बेंजामिन ग्रेहम हमें चेतावनी देते हैं। अगर कोई स्टॉक हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है और सब लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उसकी कीमत पहले ही बहुत बढ़ चुकी हो। डिफेंसिव इन्वेस्टर का माइंडसेट ये होना चाहिए कि वो हमेशा अंडरवैल्यूड और फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक्स को खोजे, ना कि उन स्टॉक्स के पीछे भागे जिनका हाइप बना हुआ है। पांचवा नियम, मार्केट क्रैशेस से डरने की जरूरत नहीं। एक डिफेंसिव इन्वेस्टर हमेशा याद रखता है कि शेयर बाजार में गिरावट आना सामान्य बात है, लेकिन अगर आपने फंडामेंटली स्ट्रांग एसेट्स में इन्वेस्ट किया है और एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट में करेक्शंस और क्रैशेस बार बार आते हैं, लेकिन हर बार जो इन्वेस्टर धैर्य रखता है और अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी से डगमगाता नहीं है, वही लॉन्ग टर्म में जीतता है। अब सवाल ये उठता है कि एक आम निवेशक के लिए सबसे सही तरीका क्या है। अगर आप एक रक्षात्मक निवेशक बनना चाहते हैं, तो आपको एक सिंपल और डिसिप्लिन्ड अप्रोच अपनानी होगी। अपने पोर्टफोलियो को स्टॉक्स और बॉन्ड्स के बीच बैलेंस करें। सिर्फ हाई क्वालिटी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज में इन्वेस्ट करें। बार बार ट्रेडिंग करने से बचें और लॉन्ग टर्म अप्रोच अपनाएं। मार्केट के हाइप और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से प्रभावित ना हों। फाइनेंशियल एजुकेशन को लगातार इंप्रूव करें और अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को लॉजिकल बनाएं। बेंजामिन ग्रेहम की यह फिलॉसफी आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी 50 साल पहले थी। डिफेंसिव इन्वेस्टिंग का असली मतलब है रिस्क को कंट्रोल करना, पेशेंस रखना और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर ध्यान देना। अध्याय 5, रक्षात्मक निवेशक और सामान्य स्टॉक्स यानी द डिफेंसिव इन्वेस्टर एंड कॉमन स्टॉक्स। अगर आप एक डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं, यानी आप अपने पैसे को सुरक्षित रखते हुए स्टेबल और कंसिस्टेंट रिटर्न्स कमाना चाहते हैं, तो आपको कॉमन स्टॉक्स में निवेश करते समय कुछ खास नियमों को अपनाना होगा। बेंजामिन ग्रेहम हमें बताते हैं कि सही स्टॉक्स का चुनाव ही आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की कुंजी है। लेकिन सवाल यह उठता है, रक्षात्मक निवेशक को किन स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए और किन से बचना चाहिए। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर स्टॉक में निवेश मत करो। बहुत से निवेशक ये सोचते हैं कि अगर वे ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स खरीदेंगे तो उनका पोर्टफोलियो सुरक्षित रहेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि हर स्टॉक निवेश के लायक नहीं होता। डिफेंसिव इन्वेस्टर का लक्ष्य होता है कम रिस्क में अच्छा रिटर्न पाना, ना कि हर जगह पैसा लगाकर अननेसेसरी रिस्क लेना। अब सवाल आता है कि रक्षात्मक निवेशक को किन स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए। बेंजामिन ग्रेहम हमें 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं जो हर डिफेंसिव इन्वेस्टर को फॉलो करने चाहिए। पहला सिद्धांत, सिर्फ एस्टैब्लिश्ड और फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनियों में निवेश करें। अगर आप एक सुरक्षित और स्थिर निवेश चाहते हैं, तो आपको सिर्फ उन कंपनियों में पैसा लगाना चाहिए जो बड़ी, पुरानी और मजबूत हैं। ग्रेहम कहते हैं कि कम से कम 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाली कंपनियों में ही निवेश करें। ये कंपनियां लंबे समय से मार्केट में हैं, इनका बिजनेस स्टेबल है और ये मार्केट की उठापटक को झेलने में सक्षम है। छोटी कंपनियां या नई स्टार्टअप्स जल्दी प्रॉफिट कमा सकती हैं, लेकिन वे ज्यादा रिस्की भी होती हैं। एक डिफेंसिव इन्वेस्टर को हमेशा कम रिस्क और स्टेबल ग्रोथ को प्राथमिकता देनी चाहिए। दूसरा सिद्धांत, कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ और प्रॉफिटेबिलिटी चेक करें। बेंजामिन ग्राहम बताते हैं कि किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छी तरह से एनालाइज करना चाहिए। कंपनी की अर्निंग्स हर साल बढ़ रही हैं या नहीं? कंपनी पर ज्यादा कर्ज यानी डेट तो नहीं है? क्या कंपनी रेगुलर डिविडेंड्स देती है? अगर कोई कंपनी लगातार मुनाफा कमा रही है, उसका कर्ज कम है और वह निवेशकों को डिविडेंड्स भी देती है, तो वह डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तीसरा सिद्धांत, स्टॉक की कीमत और असली वैल्यू यानी इंट्रिंसिक वैल्यू को कंपेयर करें। यही सबसे बड़ी गलती होती है। लोग महंगे स्टॉक्स खरीद लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह आगे और बढ़ेगा, लेकिन बेंजामिन ग्रेहम हमें सिखाते हैं कि अगर कोई स्टॉक अपनी असली कीमत यानी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा महंगा हो गया है, तो उसमें निवेश करना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए डिफेंसिव इन्वेस्टर को सिर्फ उन स्टॉक्स को चुनना चाहिए जो अंडर प्राइस्ड हों, यानी उनकी असली वैल्यू के मुकाबले सस्ते मिल रहे हों। ऐसा करने से रिस्क भी कम होता है और रिटर्न की संभावना भी ज्यादा होती है। चौथा सिद्धांत, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, लेकिन ज्यादा भी नहीं। ग्रेहम सलाह देते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में कम से कम 10 से 30 अच्छे स्टॉक्स रखने चाहिए। इससे आपका रिस्क कम हो जाता है,
क्योंकि अगर एक या दो स्टॉक्स खराब परफॉर्म करें तो बाकी स्टॉक्स उसे बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यह नहीं है कि आप बिना सोचे समझे बहुत सारे स्टॉक्स खरीद लें। अगर आप बहुत ज्यादा स्टॉक्स खरीद लेंगे तो पोर्टफोलियो को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा और आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। अब सवाल आता है, डिफेंसिव इन्वेस्टर को किन स्टॉक्स से बचना चाहिए? नंबर 1, हाई ग्रोथ लेकिन रिस्की स्टॉक्स, ऐसी कंपनियां जो अचानक बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं लेकिन जिनकी स्टेबिलिटी पर शक है। नंबर 2, ओवर प्राइस स्टॉक्स, ऐसी कंपनियां जिनका प्राइस उनकी असली वैल्यू से बहुत ज्यादा है। नंबर 3, हाईली स्पेकुलेटिव स्टॉक्स, पेनी स्टॉक्स, न्यू स्टार्टअप्स या ऐसी कंपनियां जिनका कोई मजबूत फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। नंबर 4, नो डिविडेंड स्टॉक्स, ऐसी कंपनियां जो इन्वेस्टर्स को डिविडेंड नहीं देती, यानी जो अपने शेयर होल्डर्स के साथ प्रॉफिट शेयर नहीं करती। अब सवाल उठता है, आप इस जानकारी को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? अगर आप एक डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं तो आपके पास एक सिंपल और सेफ स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सिर्फ एस्टैब्लिश्ड और फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनियों में निवेश करें। स्टॉक्स को खरीदने से पहले उनका फाइनेंशियल हेल्थ और वैल्यूएशन चेक करें। अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करें, ना ज्यादा स्टॉक्स खरीदें ना बहुत कम। मार्केट हाइप से बचें और सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दें। हर कुछ दिनों में अपने पोर्टफोलियो को चेक करें, लेकिन पैनिक में आकर स्टॉक्स को बेचने की गलती ना करें। बेंजामिन ग्रेहम हमें यही सिखाते हैं कि शेयर बाजार में वही लोग सफल होते हैं जो सोच समझकर इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट की भावनाओं में बहकर गलत फैसले नहीं लेते। अब सवाल आपसे, क्या आप भीड़ के साथ चलकर हाई रिस्क लेना चाहते हैं या फिर एक डिफेंसिव इन्वेस्टर बनकर समझदारी से अपने वेल्थ को ग्रो करना चाहते हैं? अध्याय 6, एंटरप्रेन्योरिंग इन्वेस्टर के लिए पोर्टफोलियो नीति, नकारात्मक दृष्टिकोण यानी पोर्टफोलियो पॉलिसी फॉर द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, नेगेटिव अप्रोच। अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो सिर्फ अपने पैसे को सुरक्षित रखने के बजाय एक्टिव रूप से ज्यादा रिटर्न कमाने की सोच रहे हैं, तो आपको डिफेंसिव इन्वेस्टर से अलग रणनीति अपनानी होगी। बेंजामिन ग्रेहम हमें बताते हैं कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी, ज्यादा रिस्क को मैनेज करना होगा और सबसे जरूरी, गलतियों से बचना होगा। ग्राहम इस अध्याय में नेगेटिव अप्रोच यानी उन गलतियों पर ध्यान देने को कहते हैं जिन्हें एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को अवॉइड करना चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि सही स्टॉक्स चुनने से ही पैसा बनेगा, लेकिन असली समझदारी गलत स्टॉक्स को अवॉइड करने में होती है। अब सवाल आता है, एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को किन चीजों से बचना चाहिए? पहली गलती, ओवर प्राइस्ड स्टॉक्स खरीदना। बाजार में कई बार कुछ स्टॉक्स अचानक बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं और हर कोई उनमें निवेश करने लगता है। लेकिन यही सबसे खतरनाक होता है। जब किसी कंपनी की कीमत उसकी असली वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू से कहीं ज्यादा हो जाती है तो वह एक बबल बन जाता है जो कभी भी फट सकता है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को चाहिए कि वह हमेशा स्टॉक की असली कीमत को समझे और सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में निवेश करे जो सस्ते मिल रहे हों, यानी अंडर वैल्यूड हों। अगर कोई स्टॉक महंगा हो चुका है तो उसमें कूदने की गलती न करें। दूसरी गलती, नए और अनप्रूव्ड कंपनियों में निवेश करना। बेंजामिन ग्रेहम साफ साफ कहते हैं, अगर कोई कंपनी बहुत नई है और उसका कोई लंबा फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है तो उसमें पैसा लगाने से बचें। बहुत से निवेशक नई स्टार्टअप्स या छोटी कंपनियों में पैसा लगाते हैं, ये सोचकर कि वे बहुत तेजी से ग्रो करेंगी, लेकिन असल में ज्यादातर स्टार्टअप्स असफल हो जाते हैं या मार्केट के प्रेशर को झेल नहीं पाते। अगर आप एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर हैं तो आपको एस्टैब्लिश्ड, स्टेबल और फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनियों को प्राथमिकता देनी चाहिए, ना कि उन कंपनियों को जो सिर्फ ग्रोथ का वादा करती हैं लेकिन रिस्क ज्यादा है। तीसरी गलती, हाई डिविडेंड स्टॉक्स के पीछे भागना। डिविडेंड एक अच्छा संकेत होता है कि कंपनी अपने इन्वेस्टर्स का ख्याल रख रही है, लेकिन कई बार कंपनियां असली ग्रोथ दिखाने के बजाय सिर्फ इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा डिविडेंड देती हैं। अगर कोई कंपनी मार्केट में अपनी असली परफॉर्मेंस से ज्यादा सिर्फ डिविडेंड के दम पर अपनी कीमत बनाए रखी है तो हो सकता है कि वह सस्टेनेबल ना हो। ग्रेहम की सलाह है कि डिविडेंड तभी अच्छा है जब वह कंपनी के प्रॉफिट और ग्रोथ के साथ बैलेंस में हो। अगर कोई कंपनी बहुत ज्यादा डिविडेंड दे रही है लेकिन उसकी रेवेन्यू ग्रोथ धीमी है तो यह एक वार्निंग साइन हो सकता है। चौथी गलती, मार्केट ट्रेंड्स के पीछे भागना।
शेयर बाजार में एक कहावत बहुत प्रचलित है, भीड़ के पीछे मत भागो। अगर कोई स्टॉक न्यूज में बहुत चर्चा में है तो जरूरी नहीं कि वह अच्छा इन्वेस्टमेंट हो। ग्रैम हमें सिखाते हैं कि मार्केट की टेम्पररी एक्साइटमेंट को इग्नोर करें और सिर्फ तर्क संगत तरीके से इन्वेस्ट करें। मार्केट में कई बार ऐसी ट्रेंड्स आती हैं, जैसे टेक बूम, क्रिप्टो क्रेज या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टॉक्स का उछाल। लेकिन एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को हमेशा हाइप से बचना चाहिए और सिर्फ उन स्टॉक्स को खरीदना चाहिए जो असल में वैल्यूएबल हैं। पांचवी गलती, बार बार ट्रेडिंग करना। ग्रैम हमें बताते हैं कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर का मतलब यह नहीं कि आप हर रोज स्टॉक्स खरीदें और बेचें। कई नए निवेशक सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से जल्दी पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि बार बार ट्रेडिंग करने से आपका ज्यादा पैसा ट्रेडिंग फीस और टैक्सेस में चला जाता है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर को शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस की चिंता छोड़कर लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए। अब सवाल आता है, तो आखिर एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? अगर आप एक एक्टिव और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो इन प्रिंसिपल्स को अपनाएं। नंबर 1, सिर्फ अंडर प्राइस्ड स्टॉक्स में निवेश करें। ऐसी कंपनियां जिनकी असली कीमत यानी इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है लेकिन मार्केट में सस्ती मिल रही हैं। नंबर 2, एस्टैब्लिश्ड और स्टेबल कंपनियों को प्राथमिकता दें। बिना ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनियों में अननेसेसरी रिस्क न लें। नंबर 3, हाई डिविडेंड स्टॉक्स के जाल में न फंसे। सिर्फ डिविडेंड के आधार पर इन्वेस्टमेंट न करें, बल्कि कंपनी की पूरी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को एनालाइज करें। नंबर 4, मार्केट के हाइप से दूर रहें। भीड़ के पीछे भागने से नुकसान ही होगा। नंबर 5, बार बार ट्रेडिंग से बचें। जितना ज्यादा आप ट्रेडिंग करेंगे उतना ज्यादा पैसा फीस और टैक्सेस में जाएगा। बेंजामिन ग्रैम हमें यही सिखाते हैं कि सफल निवेशक बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप हर जगह निवेश करें, बल्कि असली समझदारी ये है कि आप कहां निवेश नहीं करते। अध्याय 7, एंटरप्रेन्योरिंग इन्वेस्टर के लिए पोर्टफोलियो नीति, सकारात्मक दृष्टिकोण यानी पोर्टफोलियो पॉलिसी फॉर द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, द पॉजिटिव साइड। अगर आप एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर हैं तो आपको डिफेंसिव इन्वेस्टर से ज्यादा मेहनत करनी होगी, लेकिन इसका फायदा भी उतना ही बड़ा होगा। डिफेंसिव इन्वेस्टर जहां रिस्क से बचने और स्टेबल रिटर्न्स पर ध्यान देता है, वहीं एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर एक्टिव इन्वेस्टिंग के जरिए मार्केट से बेहतर रिटर्न्स कमाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके लिए आपको सही अप्रोच अपनानी होगी। बेंजामिन ग्रैम हमें सिखाते हैं कि सिर्फ स्टॉक्स खरीदने और बेचने से कोई महान निवेशक नहीं बनता। असली एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर वह होता है जो डिसिप्लिनरी, लॉजिकल और प्रैक्टिकल अप्रोच से निवेश करता है। अब सवाल यह है, एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए ताकि वह ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके और अननेसेसरी रिस्क से बच सके? पहला सिद्धांत, सस्ते और अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में निवेश करें। ग्रैम बार बार बताते हैं कि सफल निवेश की कुंजी है सही कीमत पर खरीदना। अगर आप किसी अच्छी कंपनी का स्टॉक भी बहुत महंगे दाम पर खरीद रहे हैं तो रिटर्न मिलने की संभावना कम हो जाती है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को ऐसे स्टॉक्स की तलाश करनी चाहिए जो मार्केट में सस्ते मिल रहे हों, लेकिन उनकी असली कीमत ज्यादा हो। ऐसे स्टॉक्स आमतौर पर मार्केट के निगलेक्ट किए गए होते हैं, जिनमें पोटेंशियल तो होता है लेकिन किसी कारणवश मार्केट उन्हें नजरअंदाज कर रहा होता है। अब सवाल यह है कि अंडर वैल्यूड स्टॉक्स कैसे पहचाने जाएं? लो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। अगर किसी कंपनी की कमाई के मुकाबले उसका स्टॉक प्राइस बहुत कम है तो यह एक अच्छा संकेत हो सकता है। लो प्राइस टू बुक रेशियो। अगर किसी कंपनी की असली बुक वैल्यू ज्यादा है लेकिन मार्केट में वह सस्ते दाम पर मिल रही है तो यह भी अंडर वैल्यूड होने का संकेत है। हाई डिविडेंड यील्ड। अगर कोई कंपनी अच्छे डिविडेंड दे रही है और उसका प्राइस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है तो यह एक अच्छा निवेश हो सकता है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन। किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट देखें, कम डेट, हाई कैश फ्लो और स्टेडी रेवेन्यू ग्रोथ जरूरी है। दूसरा सिद्धांत, स्पेशल सिचुएशंस और बार्गेन स्टॉक्स की तलाश करें। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को मार्केट में ऐसे अवसरों की तलाश करनी चाहिए जहां कुछ स्पेशल सिचुएशंस की वजह से स्टॉक्स सस्ते मिल रहे हों। टेम्पोररी मार्केट क्रैश। कई बार पूरी मार्केट किसी टेम्पोररी पैनिक की वजह से गिरती है, लेकिन एक स्मार्ट एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर इस समय अच्छे स्टॉक सस्ते दामों पर खरीदकर बड़ा प्रॉफिट कमा सकता है। टर्न अराउंड कंपनीज।
कुछ कंपनियां जो पहले खराब स्थिति में थीं लेकिन अब सुधार की ओर बढ़ रही हैं, उनमें बड़ा पोटेंशियल होता है। मर्जर और एक्विजिशंस। कई बार बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों को खरीदने का ऐलान करती हैं, जिससे उन कंपनियों के स्टॉक्स तेजी से बढ़ सकते हैं। इनसाइडर बाइंग। अगर किसी कंपनी के बड़े अधिकारी खुद अपने स्टॉक्स खरीद रहे हैं, तो यह एक अच्छा संकेत हो सकता है कि कंपनी मजबूत स्थिति में है। तीसरा सिद्धांत, ग्रोथ स्टॉक्स में निवेश करें, लेकिन समझदारी से। ग्रोथ स्टॉक्स वे होते हैं जिनकी अर्निंग्स बहुत तेजी से बढ़ रही होती हैं। लेकिन बेंजामिन ग्रेहम हमें चेतावनी देते हैं कि ग्रोथ स्टॉक्स में ब्लाइंडली निवेश करना खतरनाक हो सकता है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को उन ग्रोथ स्टॉक्स की तलाश करनी चाहिए जो अभी सस्ते दाम पर मिल रहे हों, सस्टेनेबल ग्रोथ दिखा रहे हों, सिर्फ टेम्पोररी हाइप पर ना चल रहे हों, उनका बिजनेस मॉडल मजबूत हो और कंपटीशन से बचा सकता हो। यानी आपको केवल ग्रोथ के नाम पर किसी भी कंपनी में निवेश नहीं करना है, बल्कि सही कीमत और सही वैल्यू पर निवेश करना है। चौथा सिद्धांत, मार्केट ट्रेंड्स और स्पेक्यूलेशन से बचें। बेंजामिन ग्रेहम साफ कहते हैं, शेयर बाजार में पैसा बनता है धैर्य से, न कि जल्दबाजी से। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को शॉर्ट टर्म मार्केट ट्रेंड्स और स्पेकुलेटिव मूव्स से बचना चाहिए। किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले आपको इसकी पूरी स्टडी करनी होगी। पांचवा सिद्धांत, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म थिंकिंग अपनाएं। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनने के लिए सबसे जरूरी है डिसिप्लिन और पेशेंस। नंबर 1, इंपल्स डिसीजन से बचें। अगर कोई स्टॉक न्यूज में आ गया है और हर कोई उसे खरीद रहा है, तो जरूरी नहीं कि वह अच्छा इन्वेस्टमेंट हो। नंबर 2, इमोशनल इन्वेस्टिंग ना करें। अगर मार्केट गिर रही है तो पैनिक में आकर स्टॉक्स बेचने की गलती ना करें। नंबर 3, लॉन्ग टर्म फोकस रखें। बेंजामिन ग्रेहम हमेशा कहते हैं कि असली पैसा लॉन्ग टर्म होल्डिंग से बनता है। अध्याय 8, निवेशक और बाजार में उतार चढ़ाव, यानी द इन्वेस्टर एंड मार्केट फ्लक्चुएशंस। शेयर बाजार की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यह हमेशा उतार चढ़ाव यानी फ्लक्चुएशंस से भरा रहेगा। आज बाजार ऊपर जाएगा, कल नीचे आएगा और परसों फिर किसी नई दिशा में बढ़ेगा। लेकिन असली सवाल यह है कि एक समझदार निवेशक को इस उतार चढ़ाव से कैसे निपटना चाहिए। बेंजामिन ग्रेहम हमें बताते हैं कि बाजार की हर हरकत पर रिएक्ट करना सबसे बड़ी गलती है। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, तो आपका असली काम बाजार की फ्लक्चुएशंस को अपने फायदे में बदलना है, न कि उनके कारण पैनिक करना। अब समझते हैं कि मार्केट फ्लक्चुएशन से हमें कैसे फायदा उठाना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए। पहली सीख, बाजार को अपना मालिक मत बनने दो। ग्रेहम हमें मिस्टर मार्केट की एक शानदार कॉन्सेप्ट देते हैं। सोचिए कि आपका एक पार्टनर है जिसका नाम मिस्टर मार्केट है। यह हर दिन आपके पास आता है और आपको एक प्राइस बताता है जिस पर वह आपकी इन्वेस्टमेंट्स खरीदने या बेचने को तैयार है। लेकिन दिक्कत यह है कि मिस्टर मार्केट बहुत मूडी है। कभी वह बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है और स्टॉक्स के दाम आसमान पर पहुंचा देता है, और कभी बहुत पेसिमिस्टिक होकर दाम जमीन पर गिरा देता है। अब सवाल यह है, क्या आपको हर रोज मिस्टर मार्केट की बात सुननी चाहिए? बिल्कुल नहीं। बेंजामिन ग्रेहम कहते हैं कि एक समझदार निवेशक मिस्टर मार्केट की मनोदशा के हिसाब से डिसीजंस नहीं लेता, बल्कि वह सिर्फ तभी एक्शन लेता है जब उसे सही मौका दिखता है। दूसरी सीख, गिरते बाजार में डरने की जरूरत नहीं। जब बाजार क्रैश होता है तो ज्यादातर लोग पैनिक में आकर स्टॉक्स बेच देते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। ग्रेहम बताते हैं कि अगर किसी अच्छी कंपनी का स्टॉक गिर रहा है लेकिन उसकी असली वैल्यू मजबूत है, तो यह पैनिक करने का नहीं बल्कि इन्वेस्ट करने का समय है। स्मार्ट इन्वेस्टर वह है जो फियर का फायदा उठाता है और लो प्राइस पर क्वालिटी स्टॉक्स खरीदता है। वॉरेन बफेट ने इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए कहा था, बढ़कर दूसरों को डराने की कोशिश करें और जब दूसरे डरे हों तो बढ़कर उनसे लाभ उठाने की कोशिश करें। यानी जब मार्केट में लोग लालच में आकर ओवर प्राइस्ड स्टॉक्स खरीद रहे हों तो आपको सतर्क रहना चाहिए, और जब मार्केट में डर फैला हो और क्वालिटी स्टॉक्स सस्ते मिल रहे हों तो आपको खरीदारी करनी चाहिए। तीसरी सीख, ज्यादा उत्साह भी खतरनाक है। बाजार में गिरावट के समय जितना डर खतरनाक होता है, उतना ही खतरनाक होता है ओवर कॉन्फिडेंस और ग्रीड। कई बार जब बाजार लगातार ऊपर जा रहा होता है तो इन्वेस्टर्स को लगता है कि बाजार हमेशा ऊपर ही जाएगा और उन्हें कोई नुकसान नहीं हो सकता। इसी ओवर कॉन्फिडेंस में वे ओवर प्राइस्ड स्टॉक्स खरीद लेते हैं जो बाद में गिरते हैं और नुकसान कराते हैं। बेंजामिन ग्रेहम हमें सिखाते हैं
कि चाहे बाजार ऊपर जा रहा हो या नीचे, आपको हमेशा तर्क संगत और शांत दिमाग से सोचना चाहिए। चौथी सीख, मार्केट फ्लक्चुएशन से डरने की बजाय उनका इस्तेमाल करो। ग्रेहम हमें मार्केट फ्लक्चुएशन से बचने की नहीं, बल्कि उनका फायदा उठाने की सलाह देते हैं। जब मार्केट में पैनिक हो और क्वालिटी स्टॉक्स सस्ते मिल रहे हों, तो खरीदारी करें। जब मार्केट में एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म हो और स्टॉक्स ओवरप्राइस्ड हो जाएं, तो उन्हें बेचने पर विचार करें। हमेशा अपनी बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस को सही तरीके से कैलकुलेट करें, न कि मार्केट के मूड के हिसाब से डिसीजंस लें। पांचवी सीख, लंबी अवधि का नजरिया अपनाओ। मार्केट फ्लक्चुएशंस सिर्फ शॉर्ट टर्म होते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं, तो ये उतार चढ़ाव आपके लिए कोई मायने नहीं रखते। अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसकी असली कीमत, इंट्रिंसिक वैल्यू पर ध्यान दें, न कि रोज के प्राइस फ्लक्चुएशंस पर। क्वालिटी कंपनी समय के साथ ग्रो करती हैं, भले ही मार्केट में टेम्परेरी गिरावट क्यों ना आए। बेंजामिन ग्रेहम हमें यही सिखाते हैं कि बाजार को अपना मालिक मत बनने दो, बल्कि उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। अगर आप मिस्टर मार्केट की हर मूड स्विंग पर एक्शन लेने लगेंगे, तो आपको नुकसान होगा। लेकिन अगर आप मार्केट की मूर्खता को पहचान कर सही समय पर सही डिसीजंस लेंगे, तो आप एक सफल इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सकते हैं। अध्याय 9, इन्वेस्टमेंट फंड्स में निवेश यानी इन्वेस्टिंग इन इन्वेस्टमेंट फंड्स। हर कोई शेयर बाजार का एक्सपर्ट नहीं बन सकता। हर किसी के पास कंपनियों का एनालिसिस करने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने और मार्केट ट्रेंड्स को समझने का समय या ज्ञान नहीं होता। तो क्या इसका मतलब यह है कि जो लोग शेयर बाजार की गहरी समझ नहीं रखते, वे इसमें पैसा नहीं बना सकते? बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि इन्वेस्टमेंट फंड्स का कॉन्सेप्ट आया। बेंजामिन ग्रेहम बताते हैं कि अगर आप खुद स्टॉक्स को सिलेक्ट और मैनेज नहीं कर सकते, तो इन्वेस्टमेंट फंड्स आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, हर इन्वेस्टमेंट फंड अच्छा नहीं होता। सही फंड में निवेश करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि सही स्टॉक्स को चुनना। अब सवाल उठता है, इन्वेस्टमेंट फंड्स में निवेश करते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? पहली सीख, म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स में फर्क समझो। इन्वेस्टमेंट फंड्स मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, म्यूचुअल फंड्स। इन्हें प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। वे इन्वेस्टर्स का पैसा इकट्ठा करके अलग अलग स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इनका एक बड़ा नुकसान ये है कि म्यूचुअल फंड्स पर हाई फीस लगती है और कई बार उनका प्रदर्शन मार्केट से भी खराब होता है। नंबर 2, इंडेक्स फंड्स। ये फंड्स किसी खास इंडेक्स जैसे कि निफ्टी 50 या S&P 500 को ट्रैक करते हैं। इंडेक्स फंड्स का फायदा यह है कि इनमें लो फीस लगती है और लॉन्ग टर्म में ये कई एक्टिव म्यूचुअल फंड से बेहतर रिटर्न देते हैं। बेंजामिन ग्रेहम इंडेक्स फंड्स को एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मानते हैं, खासकर उन इन्वेस्टर्स के लिए जो मार्केट के उतार चढ़ाव से बचना चाहते हैं और कंसिस्टेंट रिटर्न्स चाहते हैं। दूसरी सीख, फंड का परफॉर्मेंस और एक्सपेंस रेशियो। देखो, जब भी आप किसी इन्वेस्टमेंट फंड में पैसा लगाने का सोचें, तो सबसे पहले इन 3 चीजों को एनालाइज करें। नंबर 1, फंड का पास्ट परफॉर्मेंस। देखिए कि पिछले 5 से 10 सालों में फंड ने कैसा प्रदर्शन किया है। लेकिन सिर्फ पास्ट रिटर्न्स पर ही भरोसा मत करें, क्योंकि मार्केट की कंडीशंस बदलती रहती हैं। नंबर 2, एक्सपेंस रेशियो। यह बताता है कि फंड कितना खर्च करता है, आपके इन्वेस्टमेंट पर कितना चार्ज कर रहा है। हाई एक्सपेंस रेशियो वाले फंड्स अक्सर ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होते। नंबर 3, फंड मैनेजर की स्ट्रेटेजी। क्या फंड मैनेजर हाई रिस्क लेता है? क्या वह बार बार स्टॉक्स बाय और सेल करता है? अगर हां, तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। बेंजामिन ग्रेहम यही सलाह देते हैं कि कम फीस वाले और स्टेबल परफॉर्मेंस देने वाले फंड्स में ही इन्वेस्ट करें। तीसरी सीख, SIP से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो। इन्वेस्टमेंट फंड्स में निवेश करने का सबसे अच्छा तरीका है SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। नंबर 1, SIP से आप मार्केट के उतार चढ़ाव से बच सकते हैं। जब मार्केट ऊपर होता है तो आपको कम यूनिट्स मिलती हैं और जब मार्केट नीचे होता है तो ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं। इससे आपका कॉस्ट एवरेज हो जाता है। नंबर 2, लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। अगर आप लगातार 10 से 20 साल तक SIP करते हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट काफी बड़ा हो सकता है। बेंजामिन ग्रेहम भी कहते हैं कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग का असली मतलब है डिसिप्लिन और पेशेंस। चौथी सीख, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट और शॉर्ट टर्म गेन्स के चक्कर में मत पड़ो।
आजकल बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हाई रिटर्न्स का वादा करती हैं, लेकिन ग्रेहम हमें चेतावनी देते हैं कि अगर कोई फंड असाधारण रूप से ज्यादा रिटर्न्स दिखा रहा है, तो उसमें छुपा हुआ रिस्क भी उतना ही बड़ा हो सकता है। इसी तरह कई लोग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लालच में हाई रिस्क वाले फंड्स में निवेश कर लेते हैं और फिर मार्केट क्रैश होने पर सब कुछ खो देते हैं। ग्राहम की सलाह बहुत सिंपल है, धीमी और स्थिर रफ्तार से ही दौड़ जीती जाती है। पांचवी सीख, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन से बचो। इन्वेस्टमेंट फंड्स में एक बड़ा फायदा यह है कि ये आपको डाइवर्सिफिकेशन देते हैं, यानी आपका पैसा सिर्फ एक ही कंपनी में नहीं बल्कि कई स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है। लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी नुकसानदेह हो सकता है। अगर आप बहुत सारे फंड्स में पैसा लगा देते हैं तो नंबर 1, आपका पोर्टफोलियो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। नंबर 2, आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलते क्योंकि अलग अलग फंड्स के बीच कॉन्फ्लिक्टिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं। नंबर 3, आप एक्स्ट्रा फीस और चार्जेस देते हैं जिससे आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। इसलिए बेंजामिन ग्रेहम की सलाह है कि 1 या 2 अच्छे इंडेक्स फंड्स में निवेश करो और उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो। अब आखिरी सवाल, क्या इन्वेस्टमेंट फंड्स आपके लिए सही हैं? अगर आप खुद स्टॉक मार्केट का एनालिसिस नहीं कर सकते, मार्केट फ्लक्चुएशन से बचना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट फंड्स आपके लिए सही हैं। लेकिन हमेशा याद रखें, हाई एक्सपेंस रेशियो वाले फंड्स से बचें। इंडेक्स फंड्स ज्यादातर म्यूचुअल फंड से बेहतर होते हैं। एसआईपी के जरिए डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करें। शॉर्ट टर्म गेन्स के लालच में ना आएं। ओवर डाइवर्सिफिकेशन से बचें। अब फैसला आपका है, आप मार्केट के उतार चढ़ाव में उलझना चाहते हैं या फिर एक स्मार्ट और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। अध्याय 10, निवेशक और उसके सलाहकार यानी द इन्वेस्टर एंड हिज एडवाइजर्स। हर निवेशक के दिमाग में कभी ना कभी यह सवाल जरूर आता है, क्या मुझे अपने इन्वेस्टमेंट्स खुद मैनेज करने चाहिए या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेनी चाहिए? यह सवाल और भी जरूरी हो जाता है जब मार्केट में बार बार उतार चढ़ाव आता है और हमें समझ नहीं आता कि कब बाय करना है, कब सेल करना है और किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना सही रहेगा। बेंजामिन ग्रेहम हमें बताते हैं कि एक समझदार निवेशक को अपने एडवाइजर को बहुत सोच समझकर चुनना चाहिए। हर एडवाइजर सच में आपके फायदे के लिए काम नहीं करता। कई बार वे अपने कमीशन या फीस के चक्कर में आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करने को कहते हैं जो आपके लिए नहीं बल्कि उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होते हैं। अब सवाल उठता है, क्या आपको एक एडवाइजर की जरूरत है? और अगर हाँ, तो एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर कैसे चुने? पहली सीख, हर कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं होता। आज के समय में बहुत से लोग खुद को इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट कहते हैं, लेकिन हकीकत में उनमें से कई लोग सिर्फ सेल्समैन होते हैं। वे आपको म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस प्लान्स या एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स बेचने की कोशिश करते हैं जिनमें उनका कमीशन ज्यादा होता है। बेंजामिन ग्रेहम हमें बताते हैं कि एक असली फाइनेंशियल एडवाइजर आपको ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल एडवाइस देगा, न कि बस कमीशन कमाने के लिए प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश करेगा। अगर कोई एडवाइजर आपको बार बार नई इन्वेस्टमेंट स्कीम्स खरीदने को कह रहा है तो सावधान हो जाइए। एक अच्छा एडवाइजर आपको बार बार बाय सेल करने की बजाय लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर फोकस करने के लिए कहेगा। दूसरी सीख, अगर आप खुद सीख सकते हैं तो एडवाइजर की जरूरत नहीं। ग्राहम मानते हैं कि हर निवेशक को कम से कम बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज जरूर होनी चाहिए। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स खुद रिसर्च कर सकते हैं, अगर आप मार्केट के बेसिक्स समझते हैं, अगर आप पेशेंट हैं और लॉजिकल डिसीजंस ले सकते हैं, तो आपको किसी एडवाइजर की जरूरत नहीं। आप खुद मार्केट को समझकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मार्केट की ज्यादा नॉलेज नहीं है, आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर बार बार कंफ्यूज रहते हैं, या फिर आपको स्टॉक्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स का फर्क भी नहीं पता, तो एक सही फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेना अच्छा रहेगा। तीसरी सीख, एडवाइजर का ट्रैक रिकॉर्ड और फीस। देखो, अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेना चाहते हैं तो सबसे पहले इन बातों पर ध्यान दें। क्या उसका खुद का इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड अच्छा है? अगर कोई एडवाइजर खुद निवेश करके वेल्थ नहीं बना पाया तो वह आपको अमीर कैसे बना सकता है? क्या वह कमीशन आधारित है या फीस आधारित? कमीशन बेस्ड एडवाइजर्स अक्सर आपको ऐसी स्कीम्स बेचेंगे जिनमें उनका कमीशन ज्यादा हो, जबकि फी बेस्ड एडवाइजर्स सिर्फ आपको जेन्युइन एडवाइस देंगे। क्या वह आपको बार बार बाय सेल करने को कहता है? एक समझदार एडवाइजर आपको बार बार बाय और सेल करने को नहीं कहेगा, बल्कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी देगा। बेंजामिन ग्रेहम हमें सलाह देते हैं कि हमेशा ऐसे एडवाइजर को चुनें
जो आपके फाइनेंशियल गोल्स को समझे और आपको सटीक, ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल एडवाइस दे। चौथी सीख, सबसे अच्छा एडवाइजर वह है जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाए। एक अच्छा एडवाइजर आपको सिर्फ टिप्स नहीं देगा, बल्कि आपको फाइनेंशियली एजुकेट करेगा, ताकि एक समय के बाद आप खुद अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकें। याद रखिए, फाइनेंशियल एडवाइजर का काम आपको लंबे समय तक अपने ऊपर निर्भर बनाना नहीं, बल्कि आपको इतना समझदार बनाना है कि एक दिन आप खुद डिसीजंस ले सकें। बेंजामिन ग्रैहम हमें यही सिखाते हैं कि निवेश करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप थोड़ा सीखने के लिए तैयार हैं, तो आप खुद भी एक सफल इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सकते हैं। अब फैसला आपका है। आप बिना सोचे समझे किसी भी एडवाइजर की बात मानेंगे, या फिर एक स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह सही नॉलेज लेकर अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को खुद सिक्योर करेंगे। अध्याय 11, आम निवेशक के लिए सिक्योरिटी एनालिसिस, एक सामान्य दृष्टिकोण, यानी सिक्योरिटी एनालिसिस फॉर द ले इन्वेस्टर, जनरल अप्रोच। शेयर बाजार में निवेश करने का सबसे बड़ा डर यह होता है कि कहीं पैसा डूब न जाए। जब कोई नया निवेशक स्टॉक्स खरीदने की सोचता है, तो उसके दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है, कौन सा स्टॉक खरीदना सही रहेगा। बेंजामिन ग्राहम हमें बताते हैं कि अगर आप खुद को एक समझदार निवेशक बनाना चाहते हैं, तो आपको सिक्योरिटी एनालिसिस, यानी कंपनियों का सही मूल्यांकन करना आना चाहिए। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हमें एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल एनालिस्ट की तरह बहुत गहरी रिसर्च करनी होगी? बिल्कुल नहीं। ग्राहम कहते हैं कि एक आम निवेशक के लिए सिक्योरिटी एनालिसिस का मतलब होता है कुछ जरूरी चीजों को देखना जो यह तय करें कि कोई स्टॉक निवेश करने लायक है या नहीं। अब सवाल उठता है, कैसे पता करें कि कोई स्टॉक अच्छा है या नहीं? पहली सीख, शेयर के पीछे छुपी कंपनी को समझो। जब हम स्टॉक खरीदते हैं, तो असल में हम किसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीद रहे होते हैं। लेकिन ज्यादातर निवेशक स्टॉक्स को सिर्फ एक नंबर की तरह देखते हैं। बेंजामिन ग्रैहम कहते हैं कि एक समझदार निवेशक वही है जो स्टॉक की कीमत पर ध्यान देने से पहले कंपनी के बिजनेस को समझे। आपको इन सवालों का जवाब पता होना चाहिए। नंबर 1, कंपनी क्या करती है? नंबर 2, क्या उसका बिजनेस मॉडल मजबूत और टिकाऊ है? नंबर 3, क्या कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की भविष्य में भी डिमांड रहेगी? नंबर 4, क्या कंपनी के कंपेटिटर्स से बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता है? अगर आप इन सवालों का जवाब नहीं जानते, तो उस स्टॉक में निवेश करना जुआ खेलने जैसा होगा। दूसरी सीख, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना सीखो। बहुत से निवेशक सिर्फ स्टॉक की प्राइस देखकर निवेश कर देते हैं, लेकिन वे यह नहीं देखते कि वह कंपनी फाइनेंशियली मजबूत है या नहीं। ग्रैहम हमें सिखाते हैं कि अगर आप स्टॉक्स में पैसा लगाने जा रहे हैं, तो आपको कम से कम 3 चीजें जरूर देखनी चाहिए। नंबर 1, अर्निंग्स पर शेयर, यानी ईपीएस, यानी कंपनी हर शेयर पर कितना मुनाफा कमा रही है। ईपीएस जितना ज्यादा होगा, कंपनी उतनी ही अच्छी होगी। नंबर 2, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। यह बताता है कि कंपनी की कीमत उसकी कमाई के मुकाबले ज्यादा है या कम। बहुत ज्यादा पीई रेशियो का मतलब हो सकता है कि स्टॉक ओवरप्राइस्ड है। नंबर 3, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। यह बताता है कि कंपनी के पास कितना कर्ज है। ज्यादा कर्ज वाली कंपनियां रिस्की होती हैं। अगर कोई कंपनी लगातार अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, उसके ऊपर कम कर्ज है और उसका पीई रेशियो ज्यादा नहीं है, तो वह निवेश के लायक हो सकती है। तीसरी सीख, बाजार के मूड से दूर रहो। शेयर बाजार में कभी तेजी आती है, कभी मंदी। जब बाजार तेजी में होता है, तो हर कोई स्टॉक्स खरीदने लगता है, और जब गिरावट आती है, तो लोग घबराकर बेचने लगते हैं। ग्रैहम हमें बताते हैं कि एक समझदार निवेशक को बाजार की भावनाओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी कंपनी का सही एनालिसिस करके उसमें निवेश कर रहे हैं, तो बाजार के उतार चढ़ाव से घबराने की जरूरत नहीं है। चौथी सीख, सस्ता खरीदो, महंगा बेचो। ग्रैहम की सबसे बड़ी सीख यह है कि हमेशा अपनी खरीदारी सही दाम पर करो। अगर कोई स्टॉक बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है, तो भले ही वह कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसमें निवेश करने से बचना चाहिए। इसी तरह अगर कोई अच्छी कंपनी किसी कारण से सस्ते दाम पर मिल रही है, जैसे कि बाजार में टेम्पररी गिरावट की वजह से, तो यह खरीदने का सही मौका हो सकता है। इस कॉन्सेप्ट को मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि आप स्टॉक को उसकी असली वैल्यू से कम कीमत पर खरीदें, ताकि रिस्क कम हो जाए और रिटर्न ज्यादा मिले। अब सवाल यह है, क्या आपको प्रोफेशनल एनालिस्ट बनने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं।
ग्रेहम हमें बताते हैं कि अगर आप सिर्फ कुछ बेसिक चीजों को समझ लें, जैसे कि कंपनी का बिजनेस, उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और सही प्राइस पर खरीदने की कला, तो आप भी एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी स्टॉक में निवेश करने का सोचें, तो सिर्फ उसकी प्राइस देखकर मत खरीदिए। पहले यह समझिए कि क्या वह कंपनी सच में एक अच्छा निवेश है। यही एक सच्चे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की पहचान होती है। अध्याय 12, प्रति शेयर आय यानी पर शेयर अर्निंग्स के बारे में ध्यान देने योग्य बातें, यानी थिंग्स टू कंसिडर अबाउट पर शेयर अर्निंग्स। जब भी कोई निवेशक किसी स्टॉक को खरीदने या बेचने का फैसला करता है, तो वह सबसे पहले पर शेयर अर्निंग्स यानी ईपीएस को देखता है। यह नंबर हमें बताता है कि किसी कंपनी ने हर शेयर के लिए कितना मुनाफा कमाया है। लेकिन क्या सिर्फ ईपीएस देखकर कोई स्टॉक खरीद लेना सही होगा? बेंजामिन ग्राहम हमें समझाते हैं कि ईपीएस हमेशा उतना सीधा और साफ नहीं होता जितना दिखता है। कंपनियां अपने ईपीएस को बढ़ा चढ़ाकर दिखा सकती हैं और कई बार निवेशक इस चकाचौंध में फंसकर गलत निर्णय ले लेते हैं। तो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को ईपीएस देखने से पहले किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? पहली सीख, ईपीएस को अकेले मत देखो, उसकी ग्रोथ को देखो। अगर किसी कंपनी का ईपीएस बहुत ज्यादा है, तो यह जरूरी नहीं कि वह कंपनी भविष्य में भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। असली सवाल यह है कि क्या कंपनी का ईपीएस लगातार बढ़ रहा है। अगर कोई कंपनी पिछले 5 से 10 सालों से लगातार अपने ईपीएस को बढ़ा रही है, तो यह एक अच्छा संकेत है। लेकिन अगर ईपीएस में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है, तो यह खतरे की घंटी हो सकती है। दूसरी सीख, कंपनियां ईपीएस को मैनिपुलेट कर सकती हैं। आपने सुना होगा कि कुछ कंपनियां अपने अर्निंग्स को बढ़ा चढ़ाकर दिखाती हैं। यह सच है। बेंजामिन ग्रेहम हमें बताते हैं कि कई कंपनियां अकाउंटिंग ट्रिक्स का इस्तेमाल करके अपने ईपीएस को ज्यादा दिखाती हैं। वे एक बार में बहुत सारे खर्चे दिखाकर अगले साल प्रॉफिट ज्यादा दिखाने की कोशिश करती हैं। वे अपने पुराने एसेट्स को बेचकर एक टेम्पररी प्रॉफिट दिखाती हैं, जिससे ईपीएस बढ़ जाता है। वे अपने शेयर्स को बाय बैक करके ईपीएस को आर्टिफिशियली बढ़ा देती हैं, भले ही कंपनी की असली कमाई न बढ़ी हो। इसलिए ईपीएस को देखने के साथ साथ यह भी देखना जरूरी है कि क्या कंपनी सच में ग्रोथ कर रही है या सिर्फ नंबर्स का खेल खेल रही है। तीसरी सीख, केवल शॉर्ट टर्म ईपीएस पर मत जाओ, लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखो। कई निवेशक सिर्फ 1 या 2 साल के ईपीएस को देखकर निवेश करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन ग्रेहम कहते हैं कि हमें हमेशा कम से कम 10 साल का ईपीएस ट्रेंड देखना चाहिए। अगर कंपनी ने पिछले 10 सालों में धीरे धीरे लेकिन लगातार अपना ईपीएस बढ़ाया है, तो यह एक अच्छी कंपनी हो सकती है। अगर ईपीएस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, तो यह दर्शाता है कि कंपनी की कमाई स्थिर नहीं है और इसमें जोखिम ज्यादा हो सकता है। चौथी सीख, ईपीएस को कंपनी की असली फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के साथ कंपेयर करो। ईपीएस को अकेले देखने से कोई फायदा नहीं है। ग्रेहम कहते हैं कि हमें ईपीएस को दूसरे फाइनेंशियल रेशियोज के साथ कंपेयर करना चाहिए, जैसे कि प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो यानी पीई रेशियो। अगर कोई स्टॉक बहुत महंगे पीई रेशियो पर ट्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि निवेशक ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन अगर ग्रोथ उतनी नहीं हुई, तो यह स्टॉक क्रैश भी कर सकता है। डेट टू इक्विटी रेशियो, अगर किसी कंपनी का ईपीएस अच्छा है लेकिन वह बहुत ज्यादा कर्ज में डूबी हुई है, तो यह खतरे की घंटी हो सकती है। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई, यह बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे का कितना अच्छा इस्तेमाल कर रही है। पांचवी सीख, सिर्फ हाई ईपीएस देखकर ओवरपे मत करो। बहुत से निवेशक यह गलती करते हैं। वे सिर्फ ईपीएस देखकर महंगे स्टॉक्स खरीद लेते हैं। लेकिन ग्रेहम हमें समझाते हैं कि हमें हमेशा किसी स्टॉक को उसकी फेयर प्राइस पर ही खरीदना चाहिए। ईपीएस अच्छा होना चाहिए, लेकिन अगर स्टॉक की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो उसमें निवेश करना खतरनाक हो सकता है। इसलिए किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले उसकी असली कीमत यानी इंट्रिंसिक वैल्यू का पता लगाना जरूरी है। तो आखिर एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? सिर्फ ईपीएस देखकर स्टॉक मत खरीदो, उसकी ग्रोथ स्टेबिलिटी देखो। ये समझो कि क्या कंपनी सच में कमाई कर रही है या सिर्फ नंबर्स का खेल दिखा रही है। ईपीएस को दूसरे फाइनेंशियल इंडिकेटर्स के साथ कंपेयर करो। ओवर प्राइस्ड स्टॉक्स से बचो, चाहे उनका ईपीएस कितना भी अच्छा क्यों ना हो। हमेशा लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखो, न कि सिर्फ पिछले 1 से 2 साल का डेटा। बेंजामिन ग्रेहम हमें सिखाते हैं कि एक समझदार निवेशक वही होता है जो आंख मूंद कर नंबर्स पर भरोसा नहीं करता, बल्कि गहराई से एनालिसिस करता है और सही फैसले लेता है। तो अगली बार जब आप किसी कंपनी का ईपीएस देखें,
तो सिर्फ उस नंबर पर मत जाएं। यह सोचें कि क्या यह सच में एक अच्छा निवेश है या सिर्फ एक फाइनेंशियल इल्यूजन। अध्याय 13, 4 सूचीबद्ध कंपनियों की तुलना, यानी ए कंपैरिजन ऑफ 4 लिस्टेड कंपनीज। बेंजामिन ग्रैहम हमें सिखाते हैं कि एक समझदार निवेशक कभी भी सिर्फ एक कंपनी के आंकड़ों को देखकर निवेश का फैसला नहीं करता। असली समझदारी तब आती है जब आप अलग अलग कंपनियों की तुलना करके यह तय करें कि कौन सी कंपनी सबसे मजबूत और सुरक्षित निवेश है। इस अध्याय में ग्राहम ने 4 अलग अलग कंपनियों का उदाहरण लिया और दिखाया कि कैसे एक निवेशक को कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, वैल्यूएशन और स्टेबिलिटी का आकलन करना चाहिए। अब सवाल यह है, हम खुद यह तुलना कैसे करें? पहली सीख, कंपनियों की तुलना करने के लिए कुछ की फैक्टर्स पर ध्यान दो। जब आप किसी स्टॉक में निवेश करने का सोचते हैं तो सिर्फ उसकी प्राइस देखकर फैसला मत करो। आपको इन महत्वपूर्ण चीजों की तुलना करनी होगी। अर्निंग स्टेबिलिटी, यानी कमाई की स्थिरता। क्या कंपनी लगातार मुनाफा कमा रही है या इसके अर्निंग्स में बहुत उतार चढ़ाव है? फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, यानी वित्तीय मजबूती। क्या कंपनी पर ज्यादा कर्ज है या यह अपने दम पर ग्रो कर रही है? वैल्यूएशन, यानी मूल्यांकन। क्या स्टॉक बहुत महंगा है या यह फेयर प्राइस पर उपलब्ध है? डिविडेंड हिस्ट्री, यानी लाभांश इतिहास। क्या कंपनी अपने निवेशकों को नियमित रूप से डिविडेंड देती है? ग्राहम कहते हैं कि इन चारों चीजों को देखने के बाद ही आपको तय करना चाहिए कि कौन सी कंपनी बेहतर है। दूसरी सीख, 4 कंपनियों की तुलना कैसे करें। मान लीजिए आपके पास निवेश करने के लिए 4 कंपनियां हैं। अब आपको यह देखना है कि इनमें से कौन सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। आपको यह तुलना इस तरह करनी होगी। नंबर 1, कंपनी ए। इसका ईपीएस बढ़ रहा है लेकिन इसका पीई रेशियो बहुत ज्यादा है, यानी यह कंपनी महंगी हो सकती है। नंबर 2, कंपनी बी। यह कंपनी लगातार मुनाफा कमा रही है और इसका डिविडेंड भी अच्छा है, लेकिन इसकी ग्रोथ धीमी है। नंबर 3, कंपनी सी। इसका कर्ज बहुत ज्यादा है, भले ही इसका मुनाफा अच्छा दिख रहा हो, यानी यह रिस्की हो सकती है। नंबर 3, कंपनी डी। इसका ईपीएस बढ़ रहा है, पीई रेशियो सही है, डिविडेंड अच्छा है और कर्ज भी कम है, यानी यह सबसे सुरक्षित ऑप्शन हो सकता है। ग्रेहम हमें बताते हैं कि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा उन कंपनियों में निवेश करता है जिनका प्रदर्शन लंबे समय तक अच्छा रहता है, न कि सिर्फ कुछ सालों के लिए। तीसरी सीख, फाइनेंशियल डेटा को सही तरीके से देखो। कई निवेशक सिर्फ यह देखकर प्रभावित हो जाते हैं कि किसी कंपनी का मुनाफा बहुत ज्यादा है, लेकिन एक समझदार निवेशक को यह भी देखना चाहिए कि क्या यह मुनाफा सस्टेनेबल है। अगर कोई कंपनी बहुत ज्यादा कर्ज लेकर मुनाफा कमा रही है तो यह टिकाऊ नहीं हो सकता। अगर कोई कंपनी टेम्पोररी मार्केट ट्रेंड्स की वजह से पैसा कमा रही है तो हो सकता है कि यह ज्यादा समय तक न टिके। अगर कोई कंपनी बिना ज्यादा खर्च किए लगातार मुनाफा बढ़ा रही है तो यह एक मजबूत संकेत है। चौथी सीख, सिर्फ लोकप्रिय कंपनियों के पीछे मत भागो। कई निवेशक सिर्फ इसलिए किसी स्टॉक में निवेश करते हैं क्योंकि वह ट्रेंड में है या हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन ग्राहम हमें सिखाते हैं कि असली अवसर वहां होते हैं जहां लोग नहीं देख रहे होते। कई बार ऐसी कंपनियां जो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं होती लेकिन फाइनेंशियली मजबूत होती हैं, वे अच्छे रिटर्न्स देती हैं। इसलिए किसी कंपनी में सिर्फ इसलिए निवेश मत करो क्योंकि हर कोई उसमें पैसा लगा रहा है, पहले उसका एनालिसिस करो। 5वीं सीख, तुलना करते समय मार्जिन ऑफ सेफ्टी को मत भूलो। ग्रेहम की सबसे बड़ी सीख यह है कि किसी भी स्टॉक में मार्जिन ऑफ सेफ्टी होना जरूरी है, यानी अगर आप कोई कंपनी चुनते हैं तो उसकी असली कीमत, इंट्रिंसिक वैल्यू, और बाजार में उसकी करंट प्राइस के बीच एक गैप होना चाहिए। अगर किसी कंपनी की असली कीमत 100 रुपए हो और वह अभी 60 रुपए में मिल रही हो तो इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा है। लेकिन अगर कोई कंपनी 100 रुपए की कीमत वाली है और वह 120 रुपए में बिक रही है तो इसमें रिस्क ज्यादा होगा। निष्कर्ष, कैसे तय करें कि कौन सी कंपनी सबसे अच्छी है? ऐसी कंपनी चुनो जिसका मुनाफा स्थिर हो और जो लंबे समय तक ग्रो कर सके। बहुत ज्यादा कर्ज वाली कंपनियों से बचो। सिर्फ ट्रेंड देखकर निवेश मत करो, कंपनी की असली फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को देखो। ऐसी कंपनी खोजो जिसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो। हमेशा कम से कम 4-5 कंपनियों की तुलना करके ही निवेश का फैसला लो। बेंजामिन ग्रेहम हमें सिखाते हैं कि स्टॉक मार्केट में सफल होने का असली तरीका यही है। सही कंपनियों की पहचान करो, उन्हें सस्ते में खरीदो
और लंबे समय तक होल्ड करो। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हो तो आप भी एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सकते हैं। अध्याय 14, डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए स्टॉक चयन, यानी स्टॉक सिलेक्शन फॉर द डिफेंसिव इन्वेस्टर। बेंजामिन ग्राहम हमें समझाते हैं कि हर निवेशक को अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अपने स्वभाव और जोखिम सहने की क्षमता के अनुसार तय करनी चाहिए। सभी लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग तेजी से पैसा बनाने के लिए जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी पूंजी को सुरक्षित रखते हुए धीरे धीरे ग्रोथ चाहते हैं। अगर आप उन निवेशकों में से हैं जो कम जोखिम के साथ स्थिर और सुरक्षित रिटर्न चाहते हैं, तो आपको एक डिफेंसिव इन्वेस्टर की तरह सोचना होगा। अब सवाल यह है कि डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए सही स्टॉक्स कैसे चुने जाएं। पहली सीख, स्टॉक मार्केट में शांति से पैसा बनाने का तरीका। डिफेंसिव इन्वेस्टर्स ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं जो कम जोखिम वाले, वित्तीय रूप से मजबूत और लगातार मुनाफा कमाने वाले हों। इसका मतलब यह है कि आपको उन कंपनियों को चुनना चाहिए जो नंबर 1, लंबे समय से मुनाफा कमा रही हों, नंबर 2, कम कर्ज में हों, नंबर 3, अपना डिविडेंड नियमित रूप से देती हों, नंबर 4, बहुत ज्यादा ओवर प्राइसिड ना हो। ग्रेहम हमें यह भी सिखाते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर्स को बार बार ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं होती। एक बार अच्छे स्टॉक्स चुनने के बाद उन्हें लंबे समय तक होल्ड किया जा सकता है। दूसरी सीख, ऐसी कंपनियों में निवेश करो जो लंबे समय तक टिकी रहें। बाजार में बहुत सी कंपनियां आती जाती रहती हैं। कुछ कंपनियां एक समय में बहुत अच्छा करती हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे गिरने लगती हैं। एक डिफेंसिव इन्वेस्टर को उन कंपनियों में निवेश करना चाहिए जो दशकों तक मजबूती से टिकी रहें। आपको कंपनियों का चयन कुछ इस आधार पर करना चाहिए। नंबर 1, कम से कम 10 साल का मुनाफे का रिकॉर्ड हो। नंबर 2, हर साल रेगुलर डिविडेंड दे रही हो। नंबर 3, बड़े और भरोसेमंद बिजनेस मॉडल वाली हो। नंबर 4, अचानक मंदी में भी खुद को संभाल सकती हो। यानी छोटी और नई कंपनियों में निवेश करने की बजाय ऐसी कंपनियों को चुनो जो बाजार में लंबे समय से हैं और स्थिरता बनाए रखती हैं। तीसरी सीख, स्टॉक को सस्ते में खरीदने की कला। डिफेंसिव इन्वेस्टर को हमेशा यह देखना चाहिए कि क्या कोई स्टॉक अपनी फेयर वैल्यू से ज्यादा महंगा तो नहीं बिक रहा। अगर किसी कंपनी की असली कीमत 100 रुपये है, लेकिन वह अभी 200 रुपये में मिल रही है, तो उसमें निवेश करना समझदारी नहीं होगी। हमेशा ऐसी कंपनियों को चुनो जो अपने असली मूल्य से कम कीमत पर मिल रही हों। इसके लिए कुछ जरूरी मैट्रिक्स को देखना होगा। पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, यह ज्यादा नहीं होना चाहिए। 15 से नीचे का पीई रेशियो आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है। पीबी रेशियो यानी प्राइस टू बुक रेशियो, अगर कोई कंपनी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ज्यादा महंगी बिक रही है तो वे ओवर प्राइसिड हो सकती है। डिविडेंड यील्ड, जो कंपनियां रेगुलर डिविडेंड देती हैं वे आमतौर पर ज्यादा सुरक्षित होती हैं। चौथी सीख, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाओ। डिफेंसिव इन्वेस्टर को कभी भी सारा पैसा एक ही स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन ही असली सुरक्षा है। हमेशा कम से कम 10 से 15 अच्छी कंपनियों में निवेश करो। अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स लो, जैसे कि एफएमसीजी, बैंकिंग, फार्मा, आईटी, ऑटोमोबाइल आदि। सरकारी कंपनियों और प्राइवेट कंपनियों का संतुलन बनाकर रखो। डाइवर्सिफिकेशन से आपका रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि अगर किसी एक सेक्टर में गिरावट आती है तो दूसरे सेक्टर उसे बैलेंस कर सकते हैं। पांचवी सीख, बाजार की भावनाओं में बहने से बचो। बेंजामिन ग्रेहम हमें सबसे जरूरी बात सिखाते हैं, बाजार में शांति बनाए रखो। जब बाजार ऊपर जा रहा हो तो डर कर महंगे स्टॉक्स मत खरीदो। जब बाजार नीचे गिर रहा हो तो घबराकर अपने स्टॉक्स मत बेचो। डिफेंसिव इन्वेस्टर को हमेशा लॉन्ग टर्म सोच रखनी चाहिए। बाजार के उतार चढ़ाव से परेशान होने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर आपने मजबूत कंपनियों में निवेश किया है तो वे समय के साथ अच्छा प्रदर्शन करेंगी। निष्कर्ष, एक डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए सबसे अच्छा तरीका, नंबर 1, मजबूत कंपनियों में निवेश करो जो लगातार मुनाफा कमा रही हों। नंबर 2, ऐसे स्टॉक्स खरीदो जो फेयर प्राइस पर उपलब्ध हों, ज्यादा महंगे ना हों। नंबर 3, हमेशा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखो। नंबर 4, बाजार में फियर और ग्रीड से दूर रहो, धैर्य बनाए रखो। बेंजामिन ग्रेहम हमें यह सिखाते हैं कि अगर आप एक डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं तो आपका लक्ष्य तेजी से पैसा बनाना नहीं, बल्कि अपनी पूंजी को सुरक्षित रखना और धीरे धीरे बढ़ाना होना चाहिए। अगर आप इन नियमों को अपनाते हैं तो आप बिना ज्यादा जोखिम उठाए लंबे समय में एक सफल
और समृद्ध निवेशक बन सकते हैं। अध्याय 15 इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के लिए स्टॉक चयन यानी स्टॉक सिलेक्शन फॉर द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। बेंजामिन ग्राहम हमें दो तरह के निवेशकों के बारे में बताते हैं, डिफेंसिव इन्वेस्टर और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। डिफेंसिव इन्वेस्टर सुरक्षित और स्थिर रिटर्न चाहता है, लेकिन एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए मेहनत करने और रिस्क लेने को तैयार रहता है। अगर आप एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे लगाकर बैठ जाने से काम नहीं चलेगा। आपको लगातार सीखना, रिसर्च करना और सही मौके तलाशने होंगे। अब सवाल उठता है, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को स्टॉक्स कैसे चुनने चाहिए? पहली सीख, कंपनियों के बारे में गहराई से रिसर्च करो। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनने के लिए आपको स्टॉक्स को गहराई से समझना होगा। किसी कंपनी में पैसा लगाने से पहले ये सवाल खुद से पूछो। नंबर 1, क्या ये कंपनी लगातार मुनाफा कमा रही है? नंबर 2, क्या इसका बिजनेस मॉडल मजबूत और टिकाऊ है? नंबर 3, क्या कंपनी का कर्ज बहुत ज्यादा तो नहीं है? नंबर 4, क्या इसकी फ्यूचर ग्रोथ के अच्छे मौके हैं? एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को बाजार की खबरों, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इंडस्ट्री के ट्रेंड्स पर नजर रखनी चाहिए। दूसरी सीख, लो पीई और अंडर वैल्यूड स्टॉक्स ढूंढो। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को ऐसी कंपनियों में निवेश करना चाहिए जो अच्छी हों, लेकिन फिलहाल बाजार में सस्ती मिल रही हों। पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो कम होना चाहिए। पीबी रेशियो यानी प्राइस टू बुक रेशियो 1 के आसपास या उससे कम हो। अर्निंग्स ग्रोथ पिछले कुछ सालों में स्थिर हो, मतलब यह कि अगर कोई स्टॉक सस्ता मिल रहा है लेकिन कंपनी की फंडामेंटल्स मजबूत हैं तो यह एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तीसरी सीख, स्पेशल सिचुएशंस का फायदा उठाओ। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को उन मौकों की तलाश करनी चाहिए जहां बाजार डर या लालच में गलत कीमत लगा रहा हो। जब अच्छी कंपनियों के स्टॉक्स किसी खराब खबर की वजह से गिर जाएं, तो यह खरीदने का मौका हो सकता है। जब कोई कंपनी अपने बिजनेस में बड़ा बदलाव कर रही हो, तो इसमें ग्रोथ का मौका हो सकता है। जब कोई कंपनी अपने स्टॉक्स बायबैक कर रही हो, तो यह संकेत हो सकता है कि स्टॉक अंडरवैल्यूड है। चौथी सीख, छोटी और तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों पर ध्यान दो। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को उन कंपनियों में निवेश करना चाहिए जो अभी छोटी हैं, लेकिन भविष्य में बड़ी बन सकती हैं। अगर कोई कंपनी एक नया इनोवेटिव बिजनेस मॉडल लेकर आई है, तो उसमें ग्रोथ का बड़ा मौका हो सकता है। अगर कोई कंपनी किसी बड़ी इंडस्ट्री में धीरे धीरे अपना दबदबा बना रही है, तो यह एक हिडन जेम हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, छोटी कंपनियां ज्यादा जोखिम भरी होती हैं, इसलिए रिसर्च बहुत जरूरी है। पांचवी सीख, सही समय पर खरीदो, सही समय पर बेचो। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को हमेशा यह समझना चाहिए कि कब खरीदना और कब बेचना है। जब स्टॉक अंडरवैल्यूड हो तो खरीदो, जब स्टॉक ओवरवैल्यूड हो जाए तो बेचने पर विचार करो। अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल खराब होने लगे तो नुकसान से पहले बाहर निकल जाओ। बाजार की हर हलचल पर प्रतिक्रिया मत दो। अगर आपने अच्छी रिसर्च की है तो छोटे मोटे उतार चढ़ाव से घबराने की जरूरत नहीं। निष्कर्ष, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के लिए सबसे अच्छा तरीका, नंबर 1, कंपनी की गहरी रिसर्च करो और उसकी फंडामेंटल्स समझो। नंबर 2, लो पीई, लो पीबी और अंडरवैल्यूड स्टॉक्स पर ध्यान दो। नंबर 3, स्पेशल सिचुएशंस और हिडन अपॉर्चुनिटीज को पहचानो। नंबर 4, छोटी लेकिन तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों में अवसर तलाशो। नंबर 5, बाजार के डर और लालच में फंसने से बचो। सही समय पर खरीदो और सही समय पर बेचो। बेंजामिन ग्राहम हमें यह सिखाते हैं कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनने के लिए सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि दिमाग भी लगाना पड़ता है। अगर आप धैर्य, समझदारी और सही रिसर्च के साथ इन्वेस्ट करते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म में बहुत बड़े रिटर्न कमा सकते हैं। अध्याय 16, कन्वर्टिबल इश्यूज और वारंट्स। निवेश की दुनिया में कई तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और अगर आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको इन्हें समझना बहुत जरूरी है। आज हम दो महत्वपूर्ण टूल्स पर बात करेंगे, कन्वर्टिबल इश्यूज और वारंट्स। कन्वर्टिबल इश्यूज, जब बॉन्ड स्टॉक्स में बदल जाते हैं। मान लो आपके पास किसी कंपनी का एक बॉन्ड है, यानी आपने कंपनी को लोन दिया है और वह आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट देती है। अब अगर ये एक कन्वर्टिबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब है कि आप इस बॉन्ड को कंपनी के स्टॉक्स में बदल सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स लेना सही रहेगा या नहीं? नंबर 1, कम जोखिम, ज्यादा संभावनाएं। कन्वर्टिबल बॉन्ड्स एक तरह से हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट होते हैं।
अगर कंपनी अच्छा करती है तो आप बॉन्ड को स्टॉक्स में बदलकर फायदा कमा सकते हैं, और अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती तो आपको कम से कम फिक्स्ड इंटरेस्ट तो मिलता रहेगा। नंबर 2, कमजोर कंपनियों का सहारा। अक्सर वीक कंपनीज ही कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जारी करती हैं ताकि निवेशकों को लुभाया जा सके। इसीलिए अगर किसी कंपनी का बॉन्ड कन्वर्टेबल है तो पहले यह देखो कि कंपनी की फंडामेंटल्स कितनी मजबूत हैं। 3, सही समय पर फैसला लेना जरूरी है। अगर आपने कन्वर्टेबल बॉन्ड लिया है और कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है तो कन्वर्ट करने का सही समय चुनना बहुत जरूरी है। अगर स्टॉक गिरने लगे तो बॉन्ड को स्टॉक में बदलना घाटे का सौदा हो सकता है। अब बात करते हैं वारंट्स की। वारंट्स भविष्य में कम कीमत पर स्टॉक्स खरीदने का मौका। वारंट एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपको यह अधिकार देता है कि आप भविष्य में एक निश्चित कीमत पर कंपनी के स्टॉक्स खरीद सकते हैं। अब सवाल यह उठता है, वारंट्स निवेश के लिए सही हैं या नहीं? नंबर 1, कम कीमत में बड़ा रिटर्न कमाने का मौका। मान लो कि किसी कंपनी का शेयर अभी ₹100 पर ट्रेड कर रहा है और आपको एक वारंट मिलता है जो आपको यह अधिकार देता है कि आप इसे 2 साल बाद ₹120 में खरीद सकते हैं। अगर 2 साल बाद शेयर ₹200 तक पहुंच जाता है तो आप इसे सिर्फ ₹120 में खरीदकर बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। नंबर 2, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। वारंट्स बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं। अगर स्टॉक प्राइस वारंट की कीमत से ऊपर नहीं जाता तो यह वारंट बेकार हो जाता है और आपको 0 रिटर्न मिलता है। नंबर 3, स्पेक्यूलेशन और वारंट्स। ज्यादातर लोग वारंट्स को एक ट्रेडिंग टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेंजामिन ग्रेहम कहते हैं कि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को इनसे बचना चाहिए। ये स्पेक्यूलेशन को बढ़ावा देते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा अच्छे नहीं होते। कन्वर्टेबल इश्यूज और वारंट्स, कौन सा बेहतर है? अगर देखा जाए तो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एक समझदारी भरा इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं क्योंकि वे फिक्स्ड इनकम भी देते हैं और इक्विटी में बदलने का ऑप्शन भी। लेकिन वारंट्स पूरी तरह से स्पेक्यूलेशन का खेल है। इसलिए बेंजामिन ग्रेहम की सलाह यही है कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को वारंट्स से दूर रहना चाहिए और कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को भी बहुत सोच समझकर खरीदना चाहिए। निष्कर्ष नंबर 1, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एक सेफ बेट हो सकते हैं, लेकिन कंपनी की फंडामेंटल्स अच्छी होनी चाहिए। नंबर 2, वारंट्स बहुत ज्यादा रिस्की हैं और स्पेक्यूलेशन को बढ़ावा देते हैं, इसलिए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को इनसे बचना चाहिए। नंबर 3, अगर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ले रहे हो तो सही समय पर उसे स्टॉक्स में कन्वर्ट करना जरूरी है। नंबर 4, वारंट्स केवल तभी काम आते हैं जब स्टॉक प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जाए, लेकिन यह निश्चित नहीं होता। बेंजामिन ग्रेहम हमें सिखाते हैं कि एक सच्चा निवेशक हमेशा लॉन्ग टर्म फोकस रखता है और स्पेकुलेशन से बचता है। इसलिए अगर आप वाकई में फाइनेंशियली सिक्योर फ्यूचर चाहते हैं तो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को समझदारी से चुनो और बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय मत लो। अध्याय 17, 4 अत्यंत शिक्षाप्रद केस स्टडीज, यानी 4 एक्सट्रीमली इंस्ट्रक्टिव केस स्टडीज। बेंजामिन ग्राहम मानते थे कि सीखने का सबसे अच्छा तरीका है असली दुनिया के उदाहरणों को देखना, समझना और उनके अनुभवों से सीखना। इसलिए इस अध्याय में वे 4 ऐसी कंपनियों का विश्लेषण करते हैं जिनकी कहानियां हमें निवेश की गहरी समझ देती हैं। अगर आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो इन केस स्टडीज को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। पहला केस, जब मजबूत कंपनियां भी गलत फैसले लेती हैं। पहली कंपनी की कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी कंपनी का अच्छा प्रदर्शन हमेशा जारी नहीं रहता, भले ही उसकी फंडामेंटल्स कितनी भी मजबूत क्यों न हो। इस कंपनी की शुरुआत बहुत ही शानदार थी। इसके पास मजबूत रेवेन्यू, अच्छा कैश फ्लो और स्थिर ग्रोथ थी। लेकिन एक समय आया जब इसके मैनेजमेंट ने गलत फैसले लेने शुरू कर दिए। उन्होंने जरूरत से ज्यादा उधार लिया। उन्होंने उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया जो उनके कोर बिजनेस से जुड़े नहीं थे। उन्होंने अपने अर्निंग्स को ओवर एस्टिमेट किया और गलत उम्मीदें जगाईं। नतीजा यह हुआ कि एक समय पर बेहद मजबूत दिखने वाली कंपनी धीरे धीरे घाटे में जाने लगी। इसका स्टॉक गिरता गया और जो निवेशक सिर्फ इसके ब्रांड नेम के कारण इसमें पैसा लगा रहे थे, उन्होंने भारी नुकसान उठाया। सीख, सिर्फ कंपनी के नाम और ब्रांड वैल्यू के आधार पर निवेश मत करो। हमेशा देखो कि उसका मैनेजमेंट कैसा है, फंडामेंटल्स मजबूत हैं या नहीं, और उसका लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल कैसा है।
दूसरा केस, जब मार्केट का ओवर ऑप्टिमिज्म खतरनाक हो जाता है। दूसरी कंपनी एक छोटी लेकिन तेजी से बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी कंपनी थी। इसका स्टॉक कुछ ही सालों में 10 गुना बढ़ गया। लोग इस पर इतना भरोसा करने लगे कि वे इसकी असली वैल्यू पर ध्यान देना ही भूल गए। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब बाजार में मंदी आई। कंपनी के पास बहुत ज्यादा कर्ज था। उसके अर्निंग्स वास्तविकता से बहुत ज्यादा इन्फ्लेट किए गए थे। निवेशक सिर्फ मार्केट ट्रेंड के आधार पर इसमें पैसा डाल रहे थे, बिना कंपनी का विश्लेषण किए। नतीजा, स्टॉक क्रैश हो गया और जिन्होंने ऊंचे दामों पर खरीदा था उन्होंने भारी नुकसान झेला। सीख, जब कोई स्टॉक जरूरत से ज्यादा तेजी से ऊपर जा रहा हो तो उसमें जोखिम भी उतना ही ज्यादा होता है। किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन समझो, ओवरहाइप्ड ट्रेंड्स के चक्कर में मत पड़ो। तीसरा केस, जब एक अंडर वैल्यूड स्टॉक ने निवेशकों को अमीर बना दिया। तीसरी कंपनी उन कंपनियों की तरह थी जो ज्यादा चमक धमक में नहीं रहती, लेकिन शांत तरीके से लगातार ग्रोथ करती हैं। इस कंपनी के बारे में ज्यादातर निवेशकों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इसका स्टॉक न तो बहुत तेजी से बढ़ रहा था, न ही इसमें कोई सनसनीखेज खबरें थीं। लेकिन कुछ समझदार निवेशकों ने इसकी गहरी रिसर्च की और देखा कि इसकी फंडामेंटल्स बहुत मजबूत थीं। कम कर्ज, मजबूत कैश फ्लो, लगातार बढ़ता मुनाफा, लॉन्ग टर्म बिजनेस विजन। उन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया और धैर्य रखा। कुछ सालों बाद जब लोगों को इसकी असली वैल्यू समझ में आई तो इसका स्टॉक धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। जिन्होंने शुरू में इन्वेस्ट किया था वे कुछ ही सालों में बहुत अच्छे रिटर्न्स कमाने में सफल रहे। सीख, हमेशा उन कंपनियों को खोजो जिनकी फंडामेंटल्स मजबूत हैं, लेकिन जिन्हें मार्केट अभी तक पूरी तरह से पहचान नहीं पाया है। चौथा केस, जब धोखाधड़ी ने निवेशकों को बर्बाद कर दिया। चौथी कंपनी एक ऐसी कंपनी थी जिसने अपनी रिपोर्ट्स और नंबर्स को मैनिपुलेट किया। उन्होंने अपनी अर्निंग्स को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट्स की घोषणाएं की जो कभी पूरे ही नहीं होने वाले थे। उन्होंने निवेशकों को झूठे सपने दिखाए, लेकिन जब असली आंकड़े सामने आए तो स्टॉक क्रैश हो गया और लाखों निवेशकों का पैसा डूब गया। सीख, कभी भी सिर्फ कंपनी के प्रचार या न्यूज़ के आधार पर इन्वेस्ट मत करो। हमेशा कंपनी के बैलेंस शीट, कैश फ्लो और असली अर्निंग्स को समझो। निष्कर्ष नंबर 1, बड़ी कंपनियां भी गलत फैसले ले सकती हैं, इसलिए सिर्फ ब्रांड वैल्यू पर भरोसा मत करो। नंबर 2, अगर कोई स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है तो उसमें रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। नंबर 3, अंडरवैल्यूड स्टॉक्स ढूंढो, वे धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देंगे। नंबर 4, धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों से सावधान रहो, सिर्फ मार्केट के प्रचार पर भरोसा मत करो। बेंजामिन ग्रैहम हमें यह सिखाते हैं कि बाजार से पैसा कमाने के लिए सिर्फ इन्वेस्ट करना जरूरी नहीं है, बल्कि यह समझना भी जरूरी है कि कहां और कैसे इन्वेस्ट करना है। अगर आप धैर्य और समझदारी के साथ इन्वेस्ट करोगे तो लॉन्ग टर्म में जरूर सफल होंगे। अध्याय 18, 8 जोड़ी कंपनियों की तुलना, यानी ए कंपैरिजन ऑफ 8 जोड़ी कंपनियों। बेंजामिन ग्राहम हमें सिखाते हैं कि अगर आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको कंपनियों का गहराई से विश्लेषण करना आना चाहिए। सिर्फ नाम, ब्रांड या मार्केट ट्रेंड के आधार पर निवेश करना एक बड़ी भूल हो सकती है। इस अध्याय में ग्राहम 8 जोड़ी कंपनियों की तुलना करते हैं। ये कंपनियां एक दूसरे से मिलती जुलती थीं, एक ही इंडस्ट्री, एक जैसा बिजनेस मॉडल और दिखने में समान स्ट्रक्चर, लेकिन इनका परफॉर्मेंस और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पूरी तरह अलग थी। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों हुआ? पहली जोड़ी, एक स्थिर कंपनी बनाम एक ओवरहाइप्ड कंपनी। पहली जोड़ी में 2 कंपनियां थीं जिनका बिजनेस मॉडल काफी हद तक एक जैसा था। दोनों का रेवेन्यू भी लगभग समान था, लेकिन एक कंपनी का स्टॉक काफी महंगा था क्योंकि मीडिया और इन्वेस्टर्स उसे बहुत ज्यादा हाइप कर रहे थे। दूसरी कंपनी अंडर अप्रिशिएटेड थी, लेकिन उसकी फंडामेंटल्स बहुत मजबूत थी। नतीजा, हाइप वाली कंपनी का स्टॉक कुछ सालों बाद गिर गया क्योंकि वह अपने वादों को पूरा नहीं कर पाई। दूसरी कंपनी धीरे धीरे लेकिन मजबूती से ग्रोथ करती गई और लॉन्ग टर्म में उसने अपने निवेशकों को बड़ा रिटर्न दिया। सीख, हमेशा उस कंपनी को चुनो जिसकी फंडामेंटल्स मजबूत हैं, ना कि वह जो सिर्फ मार्केट में चर्चित है। दूसरी जोड़ी, एक कम कर्ज वाली कंपनी बनाम एक हाई डेब्ट कंपनी। एक कंपनी ने सावधानी से बिजनेस किया, नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया, लेकिन कर्ज लेने से बची।
दूसरी कंपनी ने तेजी से ग्रोथ करने के लिए बहुत सारा कर्ज ले लिया। शुरुआत में ऐसा लगा कि कर्ज लेकर ग्रोथ करने वाली कंपनी आगे निकल गई, लेकिन जब मंदी आई तो यह कर्ज उसके लिए भारी पड़ गया और कंपनी डूब गई। सीख: कम कर्ज वाली कंपनियां लॉन्ग टर्म में ज्यादा सुरक्षित और टिकाऊ होती हैं। तीसरी जोड़ी: एक शेयर धारकों को सम्मान देने वाली कंपनी बनाम एक लालची मैनेजमेंट वाली कंपनी। एक कंपनी ने अपने निवेशकों को अच्छे डिविडेंड्स दिए, पारदर्शी रिपोर्ट्स पब्लिश की और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर ध्यान दिया। दूसरी कंपनी ने अपने सीईओ और टॉप मैनेजमेंट को ज्यादा पैसा देने पर फोकस किया, शेयर बायबैक के नाम पर सिर्फ कीमतें बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन असल ग्रोथ नहीं की। नतीजा: पहली कंपनी ने लॉन्ग टर्म में शेयर होल्डर्स को मजबूत रिटर्न दिए, दूसरी कंपनी ने कुछ सालों में ही अपनी वैल्यू खो दी। सीख: हमेशा कंपनी के मैनेजमेंट को देखो, क्या वे निवेशकों की परवाह करते हैं या सिर्फ अपनी जेब भर रहे हैं। चौथी जोड़ी: एक लंबी प्लानिंग वाली कंपनी बनाम एक शॉर्ट टर्म ग्रोथ वाली कंपनी। दोनों कंपनियां बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही थीं, लेकिन एक कंपनी ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की, धीरे धीरे एक्सपैंड किया और फाइनेंशियल रिस्क को कम रखा। दूसरी कंपनी ने जल्दी पैसा कमाने के लिए जल्दी जल्दी बड़े फैसले लिए, लेकिन वे ज्यादा टिकाऊ नहीं थे। जब मार्केट में हलचल आई तो पहली कंपनी बच गई और आगे बढ़ी, लेकिन दूसरी कंपनी लड़खड़ा गई। सीख: शॉर्ट टर्म ग्रोथ के चक्कर में मत पड़ो, हमेशा लॉन्ग टर्म सोचो। बाकी चार जोड़ियों में भी यही पैटर्न देखने को मिला। जिन कंपनियों के पास मजबूत फाइनेंशियल प्लानिंग थी वे आगे बढ़ी, जिन कंपनियों ने खर्चों और कर्ज को नियंत्रित नहीं किया वे गिर गईं। जिन कंपनियों ने निवेशकों की परवाह की उन्होंने लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दिया। जिन कंपनियों ने सिर्फ मार्केट ट्रेंड को फॉलो किया वे ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। निष्कर्ष: नंबर 1, ओवरहाइप्ड कंपनियों से बचो, मजबूत फंडामेंटल्स को प्राथमिकता दो। नंबर 2, कम कर्ज वाली कंपनियां लॉन्ग टर्म में ज्यादा सुरक्षित होती हैं। नंबर 3, शेयर धारकों के साथ ईमानदार कंपनियां ज्यादा सफल होती हैं। नंबर 4, हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग वाली कंपनियों में निवेश करो, शॉर्ट टर्म ग्रोथ के चक्कर में मत पड़ो। बेंजामिन ग्रेहम हमें यह सिखाते हैं कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के लिए सिर्फ कंपनी के नाम और स्टॉक प्राइस को मत देखो, बल्कि उसके बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को समझो। यही असली सफलता की कुंजी है। अध्याय 19, शेयरधारक और प्रबंधन, डिविडेंड नीति यानी शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट्स, डिविडेंड पॉलिसी। बेंजामिन ग्राहम हमें यह समझाते हैं कि डिविडेंड पॉलिसी किसी भी कंपनी की सच्ची मानसिकता और निवेशकों के प्रति उसकी नीयत को दर्शाती है। जब आप किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो आपको सिर्फ उसके स्टॉक प्राइस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि यह देखना चाहिए कि कंपनी अपने मुनाफे को कैसे उपयोग करती है। डिविडेंड का मतलब है कि कंपनी अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा सीधे शेयरधारकों को बांटती है। यह उन निवेशकों के लिए एक स्थिर इनकम सोर्स हो सकता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन हर कंपनी डिविडेंड नहीं देती और यही सबसे बड़ी बात है जो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को समझनी चाहिए। कुछ कंपनियां ज्यादा डिविडेंड देती हैं, जबकि कुछ कंपनियां अपना सारा प्रॉफिट बिजनेस ग्रोथ में लगा देती हैं। अब सवाल उठता है, कौन सा तरीका सही है? क्या ज्यादा डिविडेंड देना अच्छा है या कंपनी का मुनाफा बिजनेस में दोबारा इन्वेस्ट करना बेहतर है? बेंजामिन ग्राहम इस सवाल का जवाब 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए देते हैं। पहला पॉइंट, क्या कंपनी ईमानदारी से अपने शेयरधारकों की परवाह कर रही है? कई बार कंपनियां बहाने बनाकर डिविडेंड नहीं देती और सारा पैसा बिजनेस ग्रोथ के नाम पर रख लेती हैं, लेकिन असल में वह पैसा गलत जगह खर्च किया जाता है, मैनेजमेंट की सैलरी बढ़ाने या फालतू एक्सपेंसेस में चला जाता है। अगर कोई कंपनी लगातार मुनाफा कमा रही है लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही और उसका स्टॉक प्राइस भी तेजी से नहीं बढ़ रहा, तो यह खतरे की घंटी हो सकती है। इसका मतलब है कि कंपनी शेयरधारकों की अनदेखी कर रही है और पैसा सही जगह इस्तेमाल नहीं कर रही। सीख, हमेशा यह देखें कि कंपनी अपने प्रॉफिट का सही इस्तेमाल कर रही है या नहीं। दूसरा पॉइंट, क्या डिविडेंड न देने वाली कंपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ दे सकती है? कुछ कंपनियां डिविडेंड नहीं देती क्योंकि वे अपनी ग्रोथ पर फोकस करती हैं। अगर कोई कंपनी अपने प्रॉफिट को बिजनेस एक्सपेंशन, रिसर्च और इनोवेशन में लगा रही है तो वह लॉन्ग टर्म में ज्यादा फायदा दे सकती है। उदाहरण के लिए, कई टेक्नोलॉजी कंपनियां जैसे अमेज़न और गूगल
लंबे समय तक डिविडेंड नहीं देती क्योंकि वे अपने पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट करती हैं। लेकिन इन कंपनियों का स्टॉक प्राइस तेजी से बढ़ता है, जिससे निवेशकों को लॉन्ग टर्म में बड़ा फायदा मिलता है। सीख: अगर कोई कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही तो देखो कि क्या वह पैसे को ग्रोथ में सही तरह से इन्वेस्ट कर रही है। तीसरा पॉइंट, डिविडेंड की स्टेबिलिटी और इतिहास। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को यह भी देखना चाहिए कि कंपनी का डिविडेंड देने का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। क्या वह सालों से लगातार डिविडेंड देती आ रही है? क्या मंदी के समय भी उसने अपने निवेशकों को इनाम दिया? अगर कोई कंपनी लगातार मजबूत और स्थिर डिविडेंड देती आई है तो यह उसकी फाइनेंशियल हेल्थ और प्रबंधन की नीयत को दर्शाता है। यह बताता है कि कंपनी अपने निवेशकों की परवाह करती है और फाइनेंशियली स्ट्रांग है। सीख: उन कंपनियों को प्राथमिकता दो जो सालों से स्थिर और बढ़ते हुए डिविडेंड देती आ रही हैं। डिविडेंड इन्वेस्टिंग बनाम ग्रोथ इन्वेस्टिंग, क्या बेहतर है? अगर आप एक स्टेबल इनकम चाहते हैं तो उन कंपनियों में निवेश करें जो लगातार अच्छा डिविडेंड देती हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं तो उन कंपनियों को चुनें जो मुनाफे को बिजनेस ग्रोथ में इन्वेस्ट कर रही हैं और जिनका स्टॉक प्राइस तेजी से बढ़ रहा है। बेंजामिन ग्रेहम कहते हैं कि सबसे अच्छा तरीका बैलेंस बनाना है। अपने पोर्टफोलियो में कुछ डिविडेंड देने वाली और कुछ ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनियां शामिल करें। निष्कर्ष: नंबर 1, अगर कोई कंपनी लगातार मुनाफा कमा रही है लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही तो सतर्क रहें। नंबर 2, अगर कोई कंपनी मुनाफे को सही तरीके से ग्रोथ में इन्वेस्ट कर रही है तो वह लॉन्ग टर्म में ज्यादा फायदा दे सकती है। नंबर 3, किसी भी कंपनी का डिविडेंड देने का इतिहास चेक करो, क्या वह लगातार अपने निवेशकों को रिवॉर्ड देती आ रही है। नंबर 4, डिविडेंड इन्वेस्टिंग और ग्रोथ इन्वेस्टिंग का बैलेंस बनाकर निवेश करें। बेंजामिन ग्रेहम की यह सीख आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उनके समय में थी। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को सिर्फ स्टॉक प्राइस पर नहीं बल्कि कंपनी के प्रबंधन, फाइनेंशियल डिसीजन और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पर ध्यान देना चाहिए। यही असली निवेश की समझदारी है। अध्याय 20, निवेश का केंद्रीय सिद्धांत। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज द सेंट्रल कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बेंजामिन ग्राहम के अनुसार मार्जिन ऑफ सेफ्टी ही असली निवेशक और जुआरी के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। जब भी आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो आपको इस एक सिद्धांत को गहराई से समझना होगा, क्योंकि यही आपको नुकसान से बचाएगा और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने में मदद करेगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि आप किसी एसेट जैसे स्टॉक को उसकी असली वैल्यू से कम कीमत पर खरीदें ताकि जोखिम कम हो और मुनाफे की संभावना ज्यादा। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कोई ब्रिज बनाया जा रहा है और उसका डिजाइन इस तरह है कि वह 10,000 किलो वजन तक सह सकता है। अब एक समझदार इंजीनियर उस ब्रिज पर सिर्फ 6,000 किलो तक का ही ट्रैफिक अलाउ करेगा ताकि एक सेफ्टी मार्जिन बना रहे। यही सिद्धांत इन्वेस्टिंग में भी लागू होता है। जब आप किसी स्टॉक को उसकी असली वैल्यू से काफी कम कीमत पर खरीदते हैं तो आप अपने लिए एक सुरक्षा कवच बना लेते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों जरूरी है? नंबर 1, बाजार की अनिश्चितता से बचाव। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव लगातार होता रहता है। कई बार स्टॉक की कीमतें गिरती हैं और कई बार बिना वजह बढ़ जाती हैं। अगर आपने कोई स्टॉक उसकी असली वैल्यू से काफी कम कीमत पर लिया है तो छोटी मोटी गिरावटों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 2, गलत फैसले का असर कम होता है। कोई भी व्यक्ति 100% सही भविष्यवाणी नहीं कर सकता। कभी कभी हमारे रिसर्च में भी गलती हो सकती है, लेकिन अगर आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ध्यान में रखकर निवेश किया है तो आपका नुकसान कम होगा। नंबर 3, लॉन्ग टर्म ग्रोथ की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपने किसी स्टॉक को उसकी असली वैल्यू से सस्ते में खरीदा है तो जैसे जैसे बाजार उसकी सही कीमत पहचानेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रोथ करेगी और आपको बड़ा फायदा मिलेगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का उपयोग कैसे करें? अब सवाल उठता है कि किसी स्टॉक की असली वैल्यू यानी इंट्रिंसिक वैल्यू का पता कैसे लगाया जाए। ग्रेहम हमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देते हैं। नंबर 1, अर्निंग्स यानी मुनाफा। कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है? क्या उसका मुनाफा लगातार बढ़ रहा है? नंबर 2, डेट यानी कर्ज। कंपनी पर कितना कर्ज है? क्या वह इसे आसानी से चुका सकती है? नंबर 3, बिजनेस मॉडल यानी व्यवसाय मॉडल। क्या कंपनी की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड लंबे समय तक बनी रहेगी?
मार्केट प्राइस वर्सेस इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या कंपनी का स्टॉक उसकी असली वैल्यू से कम कीमत पर मिल रहा है? बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमेशा नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर कोई स्टॉक आपको उसकी सही वैल्यू से बहुत महंगा मिल रहा है, तो उस पर इन्वेस्ट करने से बचें, चाहे वह कितना भी आकर्षक क्यों ना लगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को लागू करने का सही तरीका, कम पी रेशियो वाले स्टॉक्स खोजें। पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, यह दिखाता है कि कोई स्टॉक कितना महंगा या सस्ता है। अगर कोई स्टॉक अपनी इंडस्ट्री के औसत पी रेशियो से कम पर ट्रेड कर रहा है और कंपनी की फंडामेंटल्स मजबूत हैं, तो उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो सकता है। नंबर 1, कम कीमत पर खरीदें। हमेशा इस बात की तलाश करें कि कोई अच्छी कंपनी अंडरप्राइस्ड है या नहीं। जब मार्केट में घबराहट हो और अच्छे स्टॉक्स की कीमत गिर जाए, तो यह खरीदारी का सबसे अच्छा मौका होता है। नंबर 2, सही इंडस्ट्री चुनें। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो ज्यादा रिस्की होती हैं, जबकि कुछ इंडस्ट्रीज लॉन्ग टर्म में ज्यादा सुरक्षित होती हैं। हमेशा उन इंडस्ट्रीज पर फोकस करें जो आने वाले समय में ग्रोथ करेंगी। नंबर 3, इमोशनल डिसीजन से बचें। जब बाजार में उथल-पुथल मचती है, तो लोग डर और लालच में गलत फैसले कर बैठते हैं। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही होता है जो शांत दिमाग से सोचकर सही मौके पर निवेश करता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी और सफल निवेशकों के अनुभव, वॉरेन बफेट, जो बेंजामिन ग्रेहम के सबसे प्रसिद्ध शिष्य हैं, उन्होंने भी इस सिद्धांत को अपनाया और अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाई। उन्होंने हमेशा उन कंपनियों को चुना जो उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम कीमत पर मिल रही थीं, और इस वजह से वह दुनिया के सबसे सफल निवेशक बने। बफेट का एक प्रसिद्ध कथन है, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। यानी शेयर की कीमत कुछ भी हो सकती है, लेकिन असली बात यह है कि उस कीमत पर आपको कितनी वैल्यू मिल रही है। अगर आप सच में एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो आपको यह सीखना होगा कि किसी भी स्टॉक को सिर्फ उसकी मौजूदा कीमत के आधार पर नहीं, बल्कि उसकी असली वैल्यू के आधार पर देखना चाहिए। निष्कर्ष, नंबर 1, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको गलत फैसलों और मार्केट क्रैश से बचाता है। नंबर 2, हमेशा स्टॉक्स की असली वैल्यू का आकलन करें और तभी खरीदें जब वे सस्ते मिल रहे हों। नंबर 3, कम पीई रेशियो, मजबूत फंडामेंटल्स और अंडरवैल्यूड कंपनियों को चुनें। नंबर 4, डर और लालच में आकर बिना सोचे समझे निवेश ना करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कभी नजरअंदाज न करें। बेंजामिन ग्राहम की यह सीख आज भी उतनी ही प्रभावी है जितनी उनके समय में थी। यही सिद्धांत आपको एक साधारण निवेशक से एक महान और सफल इंटेलिजेंट